नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो आज के इस हम बायोलॉजी मैराथन में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इन 3 चैप्टर को पूरी विस्तार से देखेंगे, जिसमें सभी एग्ज़ाम जैसे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर जो लिखित एग्ज़ाम आते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, सभी पूरे विस्तार से हम एक ही वीडियो में कंपाइल करने का प्रयास किए हैं। ये बिहार सहित सभी राज्यों के स्टेट एग्ज़ामों में या फिर केंद्रीय एग्ज़ामों में सभी में महत्वपूर्ण है। तो एक बार अगर हम आपने पिछला वीडियो पार्ट 1, 2, 3 और 4 अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लें। इसके बाद पार्ट 5 ये है और एक वीडियो पार्ट 6 जो कि आने वाला है। इसके बाद हमारा बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद देख रहे हैं हम इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र कुल 4 स्थितियों को समाहित करता है। इसमें कौन-कौन से हम इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में। आर्टरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम धमनी कहते हैं। इसके बाद वेन्स को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम सीरा कहते हैं और इसके बाद ब्लड को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम रक्त कहते हैं। तो इन चारों ऑर्गन्स को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया और इसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा। कौन? विलियम हार्वे। इसके बाद हम रक्त पे आते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड जो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी एक अंग से दूसरे अंग को ये कनेक्ट करता है और तरल में रहता है, ठीक है? जो हमारी परिसंचरण तंत्र में मौजूद है और अन्य कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है। मानव के परिसंचरण तंत्र में भी मौजूद है और सभी जो अन्य कशेरुकी जो प्राणी होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। रक्त का मुख्य कार्य है पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाना, पोषक पदार्थों को कोशिका तक ले जाना और अपशिष्ट पदार्थ जो कोशिका में होते हैं जैसे CO2 और H2O को कोशिका से बाहर ले आना। क्योंकि यह उपापचयी एक संयोजी ऊतक है, इसलिए इसके पास एक मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है? फैक्ट्स है कुछ कि शरीर में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होती है। 5 से 5.5 लीटर होती है। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। 1 यूनिट ब्लड जो हम 450 ml कहा जाता है। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो हम अगर 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो 450 ml कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो पीएच वैल्यू ब्लड का 7.35 से 7.45 होता है और महिलाओं की तुलना में रक्त जो है कम महिलाओं में तुलनात्मक रूप से किससे? पुरुष से कम रक्त होता है, ठीक है? ये फैक्ट है। और भ्रूणीय विकास में यानी जब बच्चा जब भ्रूण की अवस्था में रहता है, तो उसमें मेसोडर्म की जगह से रक्त बनना शुरू होता है। ब्लड एज़ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड जो है इसमें कौन-कौन सा कंपोज़िशन से बना हुआ होता है, तो इसमें ब्लड प्लाज़्मा होता है जो कि नॉन लिविंग होता है, 55 से 60% यही रहता है, ब्लड प्लाज़्मा। ब्लड सेल होता है जो कि जीवित होता है, लिविंग होता है, 40 से 45% होता है और इसमें रहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लिम्फ और ब्लड प्लाज़्मा के बारे में देखें कि प्लाज़्मा कोई विशेष अंग से निर्मित नहीं होता है, यह पाचन क्रिया के बाद पोषक पदार्थों से बनता है। तो प्लाज़्मा के कंपोज़िशन के बारे में देखें तो 91% जल है, 8% प्रोटीन है। कौन-कौन? एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजेन है, एंटीबॉडी इत्यादि सभी प्रोटीन है। 1% अन्य में फैटी एसिड है, एमिनो एसिड है, विटामिन है जैसे के, B6, B12, हार्मोन्स हैं, CO2 है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है इत्यादि सभी 1% में रहते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज़्मा के बारे में देखा जाए तो यह क्या-क्या कार्य करता है? ब्लड प्लाज़्मा, ब्लड नहीं ब्लड प्लाज़्मा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, एसिड और बेस का रेगुलेशन करता है, कोआगुलेशन यानी क्लॉट करता है
और डिफेंस करता है, जैसे एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन इत्यादि सभी करते हैं, ये सभी डिफेंस भी करता है ब्लड प्लाज्मा। न्यूट्रिशन प्रदान करता है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रदान करता है और एंटीजन बनाता है। एंटीजन जो है वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में कार्य करता है। इसके बाद देखिए ब्लड सेल, ब्लड कार्पल्स। तो जैसे यहाँ पे फिगर है कि हमारा ब्लड है, बोन मैरो में बनता है। बोन में बनता है, जिसमें 2 बोन के अंदर में 2 बोन मैरो होते हैं। कौन-कौन? एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में देखा जाए तो रेड और येलो बोन मैरो दोनों में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल पाए जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कौन बनाते हैं? तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल बनाते हैं, जो कि ब्लड के बोन मैरो में स्थित होते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन इन इन्फैंट देखा जाए तो शिशु विकास में की अवस्था में कुछ कोशिकाएँ यकृत में बनती हैं। शिशु विकास की अवस्था में कुछ कोशिकाएँ यकृत में बनती हैं, शिशु विकास की अवस्था में, ठीक है? बाकी मेसोडर्म में बनती हैं। टाइप ऑफ ब्लड सेल फोकस ऑन आरबीसी। आरबीसी के बारे में देखा जाए तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल। फैक्ट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होता है। सॉरी, पहले आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। अन्य नाम आरबीसी का एरिथ्रोसाइट। ओरिजिन अस्थि मज्जा में। अमाउंट जो है मतलब कि ब्लड है और प्रति क्यू ब्लड में 45 से 50 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। इसका शेप होता है बाइकॉनकेव, इस प्रकार का, ये व्यूतल। इसके बाद कार्य और घटक है, फंक्शन और कंपोजिशन है, जैसे O2 का वहन करना है इसका कार्य। ऑक्सीजन को ले जाना है हीमोग्लोबिन के साथ। केंद्रक की स्थिति कहाँ है? ये मतलब इसमें केंद्रक होता है कि नहीं? तो इसमें केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में, बात को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो ये स्प्लीन में, लीवर में होता है प्लीहा, वहीं पे इसकी मृत्यु होती है। विशेष तथ्य के बारे में देखा जाए तो ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी जीवों के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा जो है इनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हीमोग्लोबिन देखा जाए तो एक पिगमेंट है ये। ये 2 शब्दों से बना है, एक हीमो और एक ग्लोबिन, हेम और ग्लोबिन। हेम पिगमेंट इसमें इनऑर्गेनिक है, ठीक है? और ग्लोबिन जो पिगमेंट है ये ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक जो है ये Fe पिगमेंट है, ठीक है? आयरन होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है हीम पिगमेंट, इससे आयरन इसमें होता है। और जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है जो कि ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्लड सेल, फोकस ऑन आरबीसी। उसी पे देखते हैं कि ओसिनोफिलिया। ओसिनोफिलिया कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक स्थिति है जिसमें खून में इओसिनोफिल जो है वो उसमें एक डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है असामान्य रूप से बढ़ जाती है। इसका उपचार मूल कारण पर निर्भर करता है, जैसे एलर्जी, पैरासिटिक संक्रमण, अस्थमा और अन्य रोग। ये डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड बीमारी है, इसलिए इसको बाद में देखेंगे ओसिनोफिलिया को। चाहे अभी देख लेते हैं ओसिनोफिलिया क्या है। परिभाषा: जब खून में इओसिनोफिल्स की संख्या 500 प्रति माइक्रोलीटर से अधिक हो जाती है तो इसे ओसिनोफिलिया कहते हैं। जब ब्लड में 500 से अधिक 500 प्रति माइक्रोलीटर से अधिक हो जाती है इस इओसिनोफिल की संख्या, और इसे ओसिनोफिलिया कहते हैं। इसका काम है ओसिनोफिलिया का एलर्जी से लड़ना, परजीवी और फंगल संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। इओसिनोफिल्स का जो काम है वो, लेकिन बहुत अधिक संख्या हो जाता है तो बीमारी हो जाती है ओसिनोफिलिया। लक्षण की बात करें तो सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा जैसी स्थिति हो जाती है, त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, पेट दर्द, दस्त, थकान, कमजोरी इत्यादि सभी हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन के कार्य क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाना। ब्लड में उपस्थित है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ब्लड में क्या कार्य करते हैं कि जो ऑक्सीजन श्वसन तंत्र से हम मिक्स करके O2 लाते हैं, वो हीमोग्लोबिन अपने साथ वहन करते हैं। अगर पूछा जाए कि ब्लड ऑक्सीजन ले जाते हैं तो खासकर कौन कार्य करता है, तो ये हीमोग्लोबिन कार्य करता है। अपने साथ अपनी पीठ पर 4 ऑक्सीजन, यानी एक हीमोग्लोबिन
4 ऑक्सीजन का वहन करता है। ये परीक्षा में पूछा गया है बीपीएससी में 71वीं में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने O2 को ले जाता है? ये 4 ऑक्सीजन के अणु को ले जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि हीम पिगमेंट आयरन का है जो कि इनऑर्गेनिक है, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, वो ऑर्गेनिक है। इसके बाद देखा जाए कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है? और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन गैस का परिवहन कोशिका तक पहुँचाना है ऑक्सीजन को। और वो उसी ऑक्सीजन से कोशिका अपने माइटोकॉन्ड्रिया से भोजन बनाती है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, तो यानी ऑक्सीजन का भी वहन करता है, और जब कोशिकाओं से जो मिलता है CO2, वो भी अपने साथ हीमोग्लोबिन ले जाता है। यानी यहाँ अगर बात किया जाए, इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ फेफड़ा है और यहाँ कोशिका है, सभी कोशिका हैं। तो यहाँ ब्लड प्लस ब्लड प्लस O2 होता है, इसको लाया जाता है कोशिकाओं तक। तो ये कौन लाता है? ब्लड ही लाता है, लेकिन इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन जो रहता है वो अपने साथ लाता है। तो यहाँ हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के लाता है, ठीक है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। और जब कोशिकाओं से CO2 ले जाया जाता है फेफड़ा में, तो यहाँ भी हीमोग्लोबिन ही कार्य करता है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है? तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब फेफड़ा से कोशिका के समय और कोशिका से फेफड़ा के समय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यही यहाँ पर बताया गया है कि हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और एक बात, ये अभिक्रिया बहुत तेज होती है। हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया बहुत तेज होती है, ये धीमा होती है। और सबसे तेज अभिक्रिया अगर कभी होती है, तो इसका होती है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का। और अगर यहाँ हीमोग्लोबिन को ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, CO, CO2 और O2, कि ये तीनों से अभिक्रिया कराना है, तो ये तुरंत अभिक्रिया कर लेता है इससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। उसके बाद इससे करेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में O2 से करता है, क्योंकि ये अभिक्रिया उतना जल्दी नहीं कर पाता है। इसलिए जब बंद कमरे में अंगीठी हम जलाते हैं, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो हमारा शरीर जो है, वो बाहर से ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का ऑप्शन रहता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, और हीमोग्लोबिन कार्बो मोनोऑक्साइड हो जाता है। तो क्या होता है कि ये हमारे शरीर के लिए प्राणघातक है, और हमारे शरीर में O2 की कमी होने लगती है, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी अंगीठी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन है, तो वो सबसे ज़्यादा उससे अभिक्रिया करके और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। यही है, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के लिए घातक होता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, इसलिए बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलाना चाहिए। हीमोग्लोबिन वैल्यू बात करें, तो हमारे शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की एक निश्चित मात्रा होती है, जिसे वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन रिएक्टिविटी बात करें, तो ये हम बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, तब ऑक्सीजन से। इसके बाद देखा जाए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, पुरुषों में 14 से 1800 mg प्रति डीएल होती है, और महिलाओं में 12 से 16 mg प्रति डीएल होती है, ठीक है? इसके बाद हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो सॉरी नेक्स्ट देखें तो पहाड़ पर चढ़ते समय आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, पहाड़ पर चढ़ते समय, और सोते समय आरबीसी की मात्रा कम घट जाती है। अब रोग देखें, रोग है पॉलीसाइथीमिया। उम्र बढ़ने के साथ आरबीसी की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, इसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। इसमें रक्त का घनत्व अधिक हो जाता है और रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे फ्लो
फ्लो नहीं हो पाता है, फ्लो में कमी हो जाती है, इसलिए पॉलीसाइथीमिया इसे कहते हैं। इसके बाद एक रोग है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे देखिए आरबीसी का नॉर्मल आकार कैसा होता है? बाइकनकेव होता है, ठीक है? इस प्रकार का। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में इस प्रकार का आरबीसी का आकार हो जाता है। ये आरबीसी कहीं भी जब स्क्वायर है या फिर बाइकनकेव है तो किसी दिशा में फ्लो करने में इसको आसानी होती है। लेकिन ये वाला आरबीसी कहीं भी जाकर चिपक फँस जाता है और चिपक जाता है किसी भी आंतरिक सतह पर। तो इससे जो ब्लड है वो फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार के रोग को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यह एक वंशानुगत रोग है और आनुवांशिक बीमारियों का समूह है। इसमें आरबीसी का आकार जो है सिकल के जैसा होता है यानी हँसुआ के जैसा होता है। हीमोग्लोबिन मात्रा की कमी हो जाती है। सिकल सेल आरबीसी बहुत धीमा बहता है और चिपकने वाला स्टिकी हो जाता है। नेक्स्ट देखें कि सिकल सेल एनीमिया के लक्षण क्या हैं? तो ये थकान और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी थकान हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाता है। आँखें भी खराब हो जाती हैं, जीवाणु या संक्रमण हो जाता है, हृदय संबंधी बीमारियाँ, शरीर में सूजन और पैर में अल्सर या छाले हो जाते हैं। भारत में इसकी पहली बार पहचान 1992 में 3 जनजातियों में की गई और ये अधिकतर जनजातियों में होता है। वर्तमान में कई राज्य प्रभावित हैं जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, बिहार और यूपी। भारत सरकार ने इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2047 रखा है और सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2023 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है थैलीसीमिया। यह भी एक प्रकार की रक्त संबंधी आनुवांशिक बीमारी है। ध्यान रखिएगा ये सभी आनुवांशिक बीमारी हैं और इसमें भी हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाती है। एचबी की कमी इसमें भी हो जाती है, किसमें? थैलीसीमिया में और सिकल सेल एनीमिया में भी। नेक्स्ट देखें कि इसके लक्षण क्या है कि आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है और अधिकतम रक्त चढ़ाने के कारण इसमें थैलीसीमिया हो जाती है। संक्रमण हो जाता है और प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर थे इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा आरबीसी की मात्रा कम हो गई है। और हृदय संबंधी बीमारी हो जाता है। उपचार है कि स्टेम सेल थेरेपी किया जाए इसको, अधिक बार रक्त चढ़ाया जाए तब जाके ये इतनी काउंट हो सके और बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कराया जाए ताकि अधिकतम मात्रा में रक्त बने, आरबीसी बने। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है और ये अस्थि मज्जा में बनता है और इसका निर्माण कार्य जीवन काल 5 से 10 दिन होता है और मात्रा इसका 4000 से 9000 प्रति एमएम क्यूब होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। कार्य इसका प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और केंद्रक इसमें होता है। इम्पोर्टेंट रखिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। इसलिए डीएनए मैचिंग के लिए डब्ल्यूबीसी जिम्मेदार है, न कि आरबीसी। ये कथन और कारण में पूछ सकता है कि डीएनए मैचिंग के लिए आरबीसी जिम्मेदार है और कारण में क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है? भंडारण स्प्लीन में होता है, यानी मृत्यु के बाद डब्ल्यूबीसी कहाँ जाता है? तो प्लीहा में जाता है। इसके बाद इसका रंग सफ़ेद होता है। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी देखा जाए तो ये ग्रेन्युलोसाइट होती है, कणिका युक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक कणिका युक्त और कणिका रहित, यानी इसमें कणिका होते हैं। तो कौन-कौन है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। यानी फिल्स जिसमें है, उसमें कणिका भरे हुए हैं। फिल माने भरना भी होता है, एक तरीका से शॉर्ट ट्रिक याद रखने का है कि फिल्स है यानी इसमें भरा हुआ है, यानी कणिका युक्त है, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। लेकिन कणिका रहित जिसमें है, उसमें साइट है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नेक्स्ट है बेसोफिल्स के बारे में देखा जाए। बेसोफिल्स इसमें सभी ये कणिका युक्त हैं, फिल्स हैं। तो शरीर का अलार्म सिस्टम बेसोफिल्स कहा जाता है। शरीर का अलार्म सिस्टम क्या? बेसोफिल्स। जी। हानिकर सूचनाओं के प्रति चेतावनी देता है, एलर्जी के प्रति क्रियाशील रहता है और हिस्टेमाइन नामक रासायनिक प्रतिरक्षक पदार्थ का निर्माण करता है। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक मात्रा वाला ये प्रकार है और मुख्य कार्य है जीवाणुओं का भक्षण करना। इस प्रक्रिया द्वारा शरीर से फॉस्फेट हटाना होता है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है? और न्यूट्रोफिल्स में खुद की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये माइक्रोब्स को पनपने नहीं देता है। इओसिनोफिल्स को देखा जाए तो विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि एलर्जी और अस्थमा को नियंत्रित करता है और घाव भरने में सहायक है, ठीक है? लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा आकार है। इसमें दूसरा सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, यानी 18 से 25% तक है।
और विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए ये भी जिम्मेदार हैं। एंटीबॉडी जिसे इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं। लिम्फोसाइट के बारे में बात किया जाए तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है इसका ओरिजिन 90% थाइमस में होता है। निर्माण जो है 90% थाइमस में और 10% अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में होता है। ध्यान रखिएगा दोनों में यही डिफरेंस है। जो सूक्ष्म जीवों की प्रति इसकी जागृति और रक्षा और पहचान करता है टी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है? एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी, और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है आईजी जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण बी लिम्फोसाइट करता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। लिम्फोसाइट की बात की जाए तो यह नेचुरल किलर लिम्फोसाइट जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है, और यह लिम्फोसाइट टी और बी का मिश्रित कार्य करती है। जन्म से मृत्यु तक आँखों का कॉर्निया, ठीक है? और रेटिना कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, मानव शरीर में कौन-सा अंग है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वो जन्म से क्यों ना बूढ़ा हो जाए। तो ये कौन-कौन सा अंग है? कॉर्निया और रेटिना है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। बी लिम्फोसाइट जो निर्माण करता है उसमें है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ए प्रकार, डी प्रकार, ई प्रकार, जी प्रकार, एम प्रकार। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ए प्रकार, डी प्रकार, ई प्रकार, जी प्रकार, एम प्रकार। ये 5 प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब बात करें हम मोनोसाइट की, तो यह सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी होती है। कौन? मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़े आकार का और सर्वाधिक सक्रिय डब्ल्यूबीसी है। इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होने पर ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होने पर इम्पोर्टेंट नोट्स है, याद रखिएगा। और P32 रक्त कैंसर की पहचान और इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसका इलाज कीमोथेरेपी कहलाता है, और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से भी इलाज संभव है। इसके बाद हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो इसका अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। इसका कार्यप्रणाली है रक्त जमाव, यानी ब्लड क्लॉट करना, ब्लड को थक्का बनाना। इसका स्थिति है अस्थि मज्जा, शरीर के अस्थि मज्जा में, ठीक है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में इसका भी निर्माण होता है, और इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। वही तो डब्ल्यूबीसी में केवल केंद्रक होता है, जिससे डीएनए मैचिंग के लिए जिम्मेदार डब्ल्यूबीसी होता है। इसकी भी मात्रा 3 से 5 लाख प्रति एमएम क्यू होता है। इसका रंग जो है डार्क येलो होता है, और आकार डिस्क यानी शक्ति के जैसा होता है। जीवन काल 7 दिन होता है, और इसमें प्लाज्मा जालक के रूप में कार्य करता है, यानी ऐसे जालक बना देता है जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाए, ठीक है? इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करें तो केवल डब्ल्यूबीसी डीएनए मैचिंग के लिए तो हम बता ही चुके हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। प्लेटलेट्स लेवल इफेक्ट जाने कि प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज करता है तो ब्लड क्लॉट बढ़ने लगता है, जो कि शरीर में ब्लॉकेज की संभावना हो जाती है। ज़्यादा ब्लड क्लॉट भी होने लगेगा तो ब्लॉकेज होने लगेगा। फिर प्लेटलेट डाउन होगा तो ब्लड क्लॉटिंग कम होगा, तो ज़्यादा मात्रा में खून निकल बाहर रक्त बाहर शरीर से निकलने लगता है, तो इससे हेमोरेज हो सकता है। डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बीमारी और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब देखिए, एक नॉर्मल स्थिति है जैसे कि 3 से 5 लाख प्रति एमएमक्यू तक प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड में रहना चाहिए। लेकिन 50,000 से अगर कम हो जाता है तो ये गंभीर स्थिति, 50,000 अगर हो जाता है तो गंभीर स्थिति हो जाता है। अगर 20,000 से कम हो जाता है तो फिर आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है? इसीलिए प्लेटलेट्स की ये काउंट याद रखना है, और समय-समय पे जाँच कराते रहना है। और ख़ासकर जब डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी हो, तो उस समय प्लेटलेट्स बहुत अनियंत्रित गिरावट होता है। और अब देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर कौन-कौन से कारक ज़िम्मेवार हैं। तो ये 13 मुख्य कारक हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 10 ही रखा है क्योंकि 10 मेन हैं। तो सबसे पहला है विटामिन के, फिर इसके बाद कैल्शियम है सभी, ठीक है? और इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, और थ्रोम्बिन है, फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, और फिर फैक्टर 11 है। ये सभी ज़िम्मेवार हैं। नेक्स्ट है क्लोटिंग फेज़, कैसे-कैसे ब्लड क्लॉट होता है। ये 3 फेज़ में ब्लड क्लॉट होता है। पहला फेज़ में जो थ्रोम्बोसाइट होता है, और एयर के साथ मिलकर यानी हवा के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है, सबसे पहला फेज़ में। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, जो बना थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्रोथ्रोम्बिन से निर्माण करके, जो कि विटामिन के और कैल्शियम से मिलता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्माण हुआ, और फिर जो विटामिन के और कैल्शियम से मिलता है प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों अपने आप में प्रतिक्रिया करके थ्रोम्बिन प्रोटीन बना लेते हैं, और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन जो कि फिर प्रोटीन और कैल्शियम से मिलता है,
वो फाइब्रिन निर्माण करते हैं। कुल मिला के विटामिन के और कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एयर इसमें प्राथमिक भूमिका निभाता है। तो ये सभी कार्य प्रोसेस पूरा होने में मात्र 2 से 5 मिनट के बीच में टाइम लगाते हैं, ठीक है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, अब देखिए कि ब्लड जो है फ्लो होता है इस रक्त नालियों में, तो इसमें भी कुछ फैक्टर जिम्मेवार होते हैं कि इन्हें गाढ़ा बनाए रखें ताकि ये फ्लो कर पाएँ। तो इसमें हिपैरिन है, वार्टरिन है और हीरोडिन है। तो हिपैरिन और वार्टरिन प्रतिस्पंदक के रूप में कार्य करते हैं। इनके प्रभाव से रक्त नालिकाओं में खून रक्त दौड़ता है। अ, इसके बाद यह एक हीरोडिन जो है, ये प्राकृतिक पेप्टाइड है। हीरोडिन प्राकृतिक है, नेचुरल पाया जाता है, जैसे जोंक में पाया जाता है और यह एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में की सहायक है और यह उपचार में इस्तेमाल हो रहा है। हीरोडिन कहाँ पाया जाता है? तो जोंक में, ध्यान रखिएगा, और नेचुरल है। इसके बाद ब्लड सीरम की बात की जाए, तो ब्लड सीरम क्या कहलाता है? तो प्लाज़्मा जो से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अगर निकाल दिया जाए, प्लाज़्मा है हमारे पास और इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, कौन-कौन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं? हिपैरिन, वार्टरिन है, इन सभी को निकाल दिया जाए तो ब्लड सीरम बचता है। प्लाज़्मा से अगर निकाल दिया जाए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तो क्या बचेगा? ब्लड सीरम। पूरे शरीर से अगर ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर निकालें तो ब्लड सीरम बचता है। और अगर आपको पूरे ब्लड से प्राप्त करना है क्या? ब्लड सीरम, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले ब्लड में से आरबीसी निकालेंगे, डब्ल्यूबीसी निकालेंगे, प्लाज़्मा निकालेंगे और क्लॉटिंग फैक्टर निकालेंगे। तब जाके जो पदार्थ बचा रहेगा वो ब्लड सीरम बचा रहेगा। देखिए, सबसे पहले ब्लड में आसान हम भाषा में समझाते हैं। ये हमारा ब्लड हुआ, इसमें प्लाज़्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और फिर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है? ये ब्लड के अंदर है। इसके बाद अगर बात करें कि और प्लाज़्मा के अंदर क्या है? तो ब्लड सीरम है। प्लाज़्मा के इस प्लाज़्मा को देखें, इस प्लाज़्मा को यहाँ निकालें हम, तो इसमें है क्लॉटिंग फैक्टर और सीरम, पीले भाग रंग का होता है। तो अगर हमें केवल क्लॉटिंग फैक्टर को निकालना है पूरे ब्लड से, तो क्लॉटिंग फैक्टर को निकालना है तो सबसे पहले आरबीसी को हटाएँगे, ब्लड से आरबीसी को हटाएँगे, डब्ल्यूबीसी को हटाएँगे, प्लाज़्मा को हटाएँगे, क्लॉटिंग फैक्टर को हटाएँगे, तब न जाके सीरम बचेगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। क्लॉटिंग फैक्टर हमें कैसे प्राप्त होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हीमोफीलिया। यह भी एक आनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है और कहीं भी घाव चोट लगता है और ब्लड बाहर निकलने लगता है तो फिर हेमरेज की संभावना बन सकती है। यह सिक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये जिससे एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है, इसलिए इसे एक्स लिंक्ड डिजीज़ भी कहते हैं, यानी महिलाएँ इसका वाहक होती हैं और पुरुष सामान्य होते हैं, ठीक है? यह गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, जबकि मुख्य रूप से पुरुष पर प्रभावी होते हैं और पुरुष पे प्रभावी होते हैं, सामान्य नहीं। पुरुष प्रभावी होते हैं और महिलाएँ इसका वाहक होती हैं। आगे हम बताएँगे कि वाहक और प्रभावी क्या होता है, कब महिलाएँ वाहक होंगी, कब पुरुष प्रभावी होगा और कब महिलाएँ प्रभावित होंगी। टाइप ऑफ हीमोफीलिया की बात करें तो इसमें 4 टाइप होती हैं हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और पैरा हीमोफीलिया। फैक्टर 8 से हीमोफीलिया ए होता है, जिसे क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं और फैक्टर 9 से हीमोफीलिया बी होता है, जिसे रॉयल हीमोफीलिया कहते हैं। जो कि महारानी विक्टोरिया में ये हीमोफीलिया बी ही हुआ था, इसीलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया 11 सॉरी फैक्टर 11 से हीमोफीलिया सी होता है, जिससे जो कि रेयर होता है और ये फैक्टर 5 वाला जो भी पैरा हीमोफीलिया है, ये दोनों रेयर हीमोफीलिया नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कभी-कभार देखने को मिलता है। लेकिन हीमोफीलिया जो बी है, वो फैक्टर 9 से प्रभावित होता है और इसे रॉयल हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया और आनुवांशिकता की बात करें तो सामान्य पुरुष में, अब यहाँ पे हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं कि सामान्य पुरुष जो हैं एक्स वाई, आपने पढ़ा होगा कि एक्स वाई जो है सामान्य पुरुष है, लेकिन अगर प्रभावित हो जाते हैं तो हमने अभी यहाँ पर बताया कि एक्स एक्स गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, तो एक्स गुणसूत्र इसमें प्रभावित हो जाते हैं, यानी एक्स एच एच से हम प्रभावित को दिखाते हैं, तो एक्स एच वाई इसका एक्स लिंक्ड जो है प्रभावित हो गया। सामान्य महिला का क्या होता है फॉर्मूला? एक्स एक्स। वाहक महिला कब होंगी? जब वाहक महिला तब होगी जब इसका एक एक्स प्रभावित रहेगा, ठीक है? इसका एक एक्स प्रभावित है, मतलब एक एक्स लिंक्ड है, ये वाली वाहक महिला होंगी। लेकिन यदि अगर दोनों एक्स प्रभावित है इनका, तब जाके ये प्रभावित मानी जाएँगी, ये वाला प्रभावित महिला। ये चिन्ह याद रखिए कि एक्स वाई नॉर्मल होता है, तो एक्स
प्रभावित और एच वाई नॉर्मल, वाई कभी भी प्रभावित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक्स से ही एक्स लिंक्ड ये डिसऑर्डर है। तो एक्स प्रभावित है यहाँ पर, तो ये प्रभावित पुरुष हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ही एक्स है, इसलिए ये प्रभावित माना जाता है। ये वाहक नहीं होता है, पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि वाहक कभी नहीं पुरुष होता है। महिलाएँ वाहक भी होती हैं, महिलाएँ जो हैं, ये वाहक भी होंगी और प्रभावित भी होंगी। वाहक कब होंगी? जब इनका एक जो है एक्स है, ये प्रभावित होगा, और प्रभावित कब होगी? जब दोनों एक्स इनका प्रभावित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये वाली स्थिति होती है, और वाहक महिलाओं के एमसी के समय में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, मासिक धर्म के समय में। उदाहरण के तौर पे ये वाला है, हम आगे बता रहे हैं। जैसे देखिए, यदि महिला वाहक है, महिला वाहक का हम फिगर क्या बताएँ कि एक इसका एक्स प्रभावित होगा, कोई सा भी एक्स प्रभावित हो सकता है, तथा पुरुष सामान्य है, पुरुष सामान्य है। अब मल्टीप्लाई कराइए, एक्स एच से इन दोनों से कराइए तो एक्स एच एक्स, एक्स एच से वाई कराइए तो एक्स एच वाई, फिर एक्स से इन दोनों को कराइए तो एक्स एक्स होगा और एक्स वाई होगा। तो एक महिला जो है वाहक हमको दिखी, एक पुरुष प्रभावित दिखा, और एक महिला सामान्य दिखी और एक पुरुष सामान्य दिखा। यानी हम कह सकते हैं कि 50% जो महिलाएँ हैं वो वाहक निकलेंगी, यानी ये वाहक है, और 50% सामान्य है। तो यहाँ पर वही कन्क्लूज़न दिखाया गया है कि 50% जो लड़कियाँ हैं वो वाहक निकलेगी और 50% सामान्य। और यहाँ पर 50% पुरुष प्रभावित निकलेंगे और 50% सामान्य, यही इस बात को बताया गया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, अगर महिला वाहक है, मान लीजिए महिला प्रभावित है, ये हम आपको अपने से बताते हैं। जैसे महिला प्रभावित है, एक्स एच, और पुरुष नॉर्मल है, तब क्या होगा? तो एक्स एच से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, फिर एक्स एच से, तो वही, अगर महिला प्रभावित है तो एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, फिर यही स्थिति बनेगा, एक्स एच वाई। तो इन दोनों कंडीशन में 100% जो महिलाएं होंगी, मतलब लड़कियां जो भी 100% होंगी, ये वाहक होगी, अगले जनरेशन को ढोने में काम करेगी, और यही रोग अगले जनरेशन में प्रदान करेगी महिलाएं। और 100% पुरुष जो है वो प्रभावित होगा, पुरुष प्रभावित होगा, यानी जो भी बच्चा होगा वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, ठीक है? ये पुरुष प्रभावित हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर महिलाएँ प्रभावित हैं, तो उसके बच्चे जो कि पुरुष होंगे, वो प्रभावित हो जाएँगे, और महिलाएँ जो बेटियाँ होंगी, वो वाहक हो जाएँगी अगले जनरेशन में। इसके बाद महिला वाहक देखा जाए, तो महिला वाहक की बात करें और पुरुष प्रभावित है, तो महिला वाहक कब होंगी? एक एक्स इसका प्रभावित होगा, और पुरुष प्रभावित कब होगा? जब इसका भी एक एक्स प्रभावित होगा, ठीक है? दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स एच वाई, एक्स एक्स एच एक्स वाई। अब देखिए, ये 50% जो लड़की है, मतलब उसकी संतान जो ऑफ़स्प्रिंग जो फीमेल होंगी, वो प्रभावित है ये, दोनों इसका एक्स प्रभावित है, और 50% जो अ, मेल है, पुरुष है, बच्चा होगा, वो वो भी प्रभावित होगा, संभावना है। और ये वाहक होंगी, 50% जो उसकी मतलब फीमेल ऑफ़स्प्रिंग होंगी, वो वाहक होंगी, और 50% जो बच्चा होगा, मेल होगा, वो सामान्य होगा। तो बच्चे के सामान्य होने की संभावना है, लेकिन महिलाएँ प्रभावित हो सकती हैं, और फिर वाहक भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन की परिवहन जो है करता है, और इसके बाद CO2 का परिवहन करता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, पोषक पदार्थ और ग्लूकोज का परिवहन करता है, हार्मोन और एंजाइम का परिवहन करता है, ब्लड का स्कंदन करता है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इनहैंस करता है। ब्लड ग्रुप के बारे में देखा जाए तो ब्लड जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है, इसी में प्लाज्मा होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600 रेशियो 1 होता है, कई बार पूछा जा चुका है। रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे, कॉल्ड लैंडस्टीनर, 1902 में किए थे, और इनको इसी कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्लड ग्रुप के बारे में देखा जाए, तो अगर जिसमें जो एंटीजन पाया जाता है, वो उसका ब्लड ग्रुप निर्धारण होता है। जैसे ए एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा,
दोनों एंटीजन जिसमें पाए जाएँगे, उसमें ब्लड ग्रुप AB होंगे और किसी उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, तो ब्लड ग्रुप O निर्धारित किया जाता है। और देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसको इस प्रकार से दिखाया जाएगा। इसको आप शायद ही कोई बताया हो आपको। थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गया था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में। कोई बात नहीं, हम इसी में परिश्रम करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। एक ना एक दिन इसमें भी हम कामयाब हो ही जाएँगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए टॉपिक पे ध्यान देते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है, जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है, उसको ब्लड ग्रुप ए कहा जाता है। जिसमें बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, उसको ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है और जिसमें दोनों पाया जाता है, उसे ब्लड ग्रुप ए भी कहा जाता है। और जिसमें कोई ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, उसको ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो हम बता रहे थे कि ए अगर ब्लड ग्रुप है तो इसका फिगर इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है? सॉरी, सॉरी। तो ये ब्लड ग्रुप ए से दर्शाया जाता है जिसमें ये त्रिभुज टाइप का दिया जाता है, जो कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है और ये जिसमें ये दोनों हैं, एक ये और एक ये। देखिए सीक्वेंस वाइज़ से दर्शाया गया है, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी है और इसमें कोई नहीं एंटीजन होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ है। तो कुल मिला के यहाँ कहा जा सकता है कि ए एंटीजन को इस प्रकार दर्शाया जाता है और बी एंटीजन को इस प्रकार दर्शाया जाता है। अगर दोनों एंटीजन हो तो इसमें इस प्रकार दर्शाया जाता है और कोई एंटीजन नहीं है तो इसी प्रकार दर्शाया जाता है। तो हम ये क्यों बताएँ? आपको आगे समझाने के लिए कि कौन से ब्लड ग्रुप को कौन-सा रक्त दिया जा सकता है, इसलिए, ठीक है? अब देखिए यहीं पे हम समझा भी देते हैं, देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर इसको मतलब अगर ब्लड ग्रुप हम ए वाले व्यक्ति को कौन-कौन सा रक्त दे सकते हैं? इससे एक्स्ट्रा इस पर नहीं आना चाहिए। एक्स्ट्रा कहने का मतलब ये इसमें कहीं भी जगह इसको अटाने का नहीं है, मतलब इसको रखने का जगह नहीं है। इसलिए हमेशा केवल ये तीर वाला होना चाहिए या फिर ऐसे खाली वाला होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यानी अगर इसको दिया जा सकता है तो केवल और केवल ब्लड ग्रुप ए दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए इसको दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ इसको दे सकता है। बाकी बी नहीं देगा क्योंकि इसमें ये वाला एक्स्ट्रा हो जा रहा है और ब्लड ग्रुप ए भी नहीं देगा क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप को कौन-कौन दे सकता है ए को, तो केवल और केवल ए दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ दे सकता है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में देखा जाए तो ब्लड ग्रुप बी को केवल बी दे सकता है और ओ दे सकता है क्योंकि इसमें भी तीर वाले जगह का स्थान नहीं है, एंटीजन नहीं हट सकता है। अब देखिए ब्लड ग्रुप एबी को कौन दे सकता है? ध्यान दीजिएगा कि इसमें ए भी दे सकता है क्योंकि ये तीर हट जाएगा, बी भी दे सकता है क्योंकि ये गोला भी हट जाएगा, ओ भी दे सकता है क्योंकि इसमें ये वाला केवल है। तो ब्लड ग्रुप एबी को एबी भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। इस यानी ये सभी से ले सकता है, इसलिए सार्वत्रिक एक्सेप्ट कर सकता है, सार्वत्रिक एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है और तो कारण समझ में आ गया होगा कि क्यों कहते हैं। आपने अभी तक इसको याद किया होगा चार्ट वाइज़ लेकिन याद करना नहीं है, ठीक है? अब ब्लड ग्रुप ओ को देखते हैं, इसको कौन-कौन दे सकता है? तो इसको क्या ये दे सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा है। बी दे सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला एक्स्ट्रा है। ए भी दे सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि ये इसमें भी 2 एक्स्ट्रा हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ को कौन दे सकता है? केवल और केवल वो दे सकता है, क्योंकि यही जाकर इस पे फिट बैठेगा। दूसरी बात, ये ले किससे सकता है? मतलब इसको ये किसको दे सकता है? देखिए, ये ओ को ए को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, केवल गोले हैं। बी को भी दे सकता है क्योंकि सभी में गोले हैं। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जो कि इसमें जाके परेशानी करे, इससे कम होना चाहिए, ठीक है? तो और ए बी को भी दे सकता है, यानी ओ जो है सभी को दे सकता है। सभी को दे सकता है कौन?
ओ, क्योंकि ये सिर्फ़ एक गोला है, गोला किसी में जाके फिट बैठ सकता है इन तीनों में। इसलिए क्योंकि इसमें कोई इंटीजर नहीं है जो कि जाके उसमें धक्का-मुक्की करेंगे, तो ये सभी को दे सकता है, इसलिए ये सार्वत्रिक दाता कहलाता है। ठीक है? तो बीजी क्लासिफ़िकेशन ये है कि जो जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन पर आधारित है, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन होता है। एंटीजन को ही एक और बात कि अ, आगे बताएँगे, ठीक है? देखते रहिए। तो सार्वत्रिक ग्राही किसे कहते हैं? आप शायद समझ गए होंगे कि कैसे सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है और सार्वत्रिक दाता क्यों कहा जाता है, ये भी आप शायद समझ गए होंगे कि सार्वत्रिक दाता और एक और बात, इंटीजन ए जो होता है, इसका एक एंटीबॉडी होता है जो कि बी होता है और स्मॉल बी से इसे डिनोट किया जाता है और एंटीजन बी को एंटीबॉडी ए होता है जो कि स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर वही बात दिखाया गया है कि ए ब्लड ग्रुप है, इसमें ए एंटीजन पाया जाता है, बी एंटीबॉडी पाया जाता है। ये ए किसको दे सकता है? तो ए और बी को। अभी आप समझ गए होंगे कि ए किसको दे सकता है, ये वाला ए है, इस पर ए एंटीजन है, ये वाला ए एंटीजन है। तो ये किसको दे सकता है? तो ये ए को दे सकता है स्वयं को और इसको भी दे सकता है, क्योंकि इसमें ये वाला है और ये वाला है, तो दोनों फिट बैठ सकता है। तो ए को दे सकता है, क्या ओ को दे सकता है? नहीं, क्योंकि ये वाला इसमें एक्स्ट्रा है, इस पर जाके एक्स्ट्रा उत्पन्न करेगा, तो जो कि नहीं फिट बैठेगा। वही बात बी वाले के साथ है, बी वाले में ये वाला एक्स्ट्रा है, तो ये वाला इस पे फिट बैठ सकता है और बी पर बैठ सकता है, तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है ए? तो ए से स्वयं से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है? तो ये तो हम बता ही चुके हैं। वर्तमान में कुल 45 प्रकार के मानव रक्त समूह की पहचान की गई है। आरएच फैक्टर एक है, जो कि मानव रक्त समूह का सबसे प्रचलित नाम है। रिसस बंदर से लिया गया था। अलेक्जेंडर विनर ने इसका खोज किया था। आरएच एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें भी वैसा ही है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अब आरएच एक फैक्टर है, जिसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ये हुआ आरएच। अगर ये अगर दर्शाया गया, जैसे ये ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है? ओ पर ये दर्शाया गया, तो ये ओ पॉज़िटिव हो जाएगा और ऐसे ओ दर्शाया गया, तो ये ओ नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर हमको ए पॉज़िटिव बनाना है, तो सबसे पहले ए एंटीजन, ये ए एंटीजन हुआ ना, तो ब्लड ग्रुप ए निर्धारित हुआ। इसके बाद इस प्रकार, तो ए पॉज़िटिव होगा, ठीक है? ब्लड ग्रुप ए पॉज़िटिव। अगर इस प्रकार केवल ये दर्शा दिए, तो ये ए नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो आरएच पॉज़िटिव जिसमें जिसमें आरएच उपस्थित है, उसे पॉज़िटिव कहा जाता है और जिसमें उपस्थित नहीं है, उसे नेगेटिव कहा जाता है। तो जैसे मेरा ब्लड ग्रुप, यानी किसी का ब्लड ग्रुप बी है, बी पॉज़िटिव है, तो इसका मतलब इसका ये वाला हुआ। आपको अगर बी पॉज़िटिव ब्लड ग्रुप बनाना है, तो ये आपका फिगर बनता है। अगर बी नेगेटिव जिसका है, तो उसका ये हुआ, बस बी नेगेटिव, ये वाला ब्लड ग्रुप हुआ। जैसे एबी पॉज़िटिव जिसका है, किसी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि एबी पॉज़िटिव है, तो ए एंटीजन उपस्थित करा दिए, फिर बी एंटीजन उपस्थित करा दिए और फिर यहाँ पर ये आरएच पॉज़िटिव दर्शा दिए। तो ये आपको एबी पॉज़िटिव हो गया। अगर एबी नेगेटिव बनाना है, तो एबी नेगेटिव का ये बनेगा, ए एंटीजन, बी एंटीजन, बस हो गया एबी नेगेटिव, क्योंकि इसमें आरएच पॉज़िटिव आरएच नहीं है, तो बस यही हुआ। अब देखिए, एक आरएच पॉज़िटिव है और आरएच नेगेटिव है। थोड़ा-सा समझाने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। हमारा जो व्यवस्था है, वो भी साथ नहीं दे रहा है। देखिए, आरएच पॉज़िटिव है, केवल अभी आरएच से समझते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो ये इसको दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। यानी पॉज़िटिव आरएच नेगेटिव को कभी नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें ये वाला एंटीजन उपस्थित नहीं है, ये जाके व्यवस्था को भंग कर सकता है। लेकिन आरएच नेगेटिव आरएच नेगेटिव इसको दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल दे सकता है, जाके फिट बैठेगा। इसको आरएच नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल दे सकता है। ये किसको दे सकता है? ये आरएच पॉज़िटिव को दे सकता है। यानी आरएच पॉज़िटिव को ही केवल रक्त दे सकता है, लेकिन आरएच पॉज़िटिव को भी दे सकता है और आरएच नेगेटिव को भी दे सकता है। तो यही बात याद रखने वाली थी, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा गया है कि आरएच अगर नेगेटिव है, तो वो आरएच नेगेटिव को दे सकता है। आरएच नेगेटिव है, तो आरएच पॉज़िटिव को भी दे सकता है। आरएच पॉज़िटिव को भी दे सकता है। लेकिन आरएच पॉज़िटिव जो कि ये है, ये कभी भी इसको नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जाएगा तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा और इस व्यवस्था को खराब करेगा।
ठीक है? अगर दिया भी जा सकता है ज़बरदस्ती तो पहली बार में रक्तदान किया जा सकता है, पॉज़िटिव वाला नेगेटिव पर, लेकिन दूसरी बार में मौत हो जाएगी। अब देखेंगे ब्लास्टोसिस फीटलिस्ट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि यही जो ऊपर केस हैं, ये सभी दिक्कत होता है, परेशानी होती है और गर्भावस्था जो इसमें भी नहीं दिया जा सकता है, ठीक है? तो यही सब है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, जिसे इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद इंदिरा ब्लड ग्रुप है, ये भी दुर्लभ है। 2016 में सनमुख जोशी के द्वारा किया गया, 7 केवल हैं इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है, पी नल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है, मतलब कुल ब्लड ग्रुप जो कि रेयरेस्ट हैं, वो सभी हम यहाँ पे दे दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब्लड ग्रुप और इनहेरिटेंस की बात करें, तो देखा जाए कि सबसे पहले देखिए, ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4 हैं। ए हैं, बी है, एबी है और ओ है। इसके बाद देखा जाए एंटीजन कितने हैं? तो एंटीजन केवल 2 हैं, ए और बी। ब्लड ग्रुप ए बी कैसे होता है? तो दोनों उपस्थित रहते हैं। ओ कैसे होता है? दोनों नहीं उपस्थित होते हैं, ठीक है? अब जीनोटाइप हो और एक बार देखें एंटीबॉडी कितने हैं? तो ये भी 2 हैं, ए और बी। बी का एंटीबॉडी ए है और ए का भी एंटीबॉडी बी है। अब देखें तो जीनोटाइप होता है एक, जीनोटाइप जिसे एलील कहते हैं। ये पूछा गया है बीपीएससी 71वीं में, ठीक है? तो ब्लड जो जीनोटाइप एलील है, तो ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। IA, IB, IO। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने जीनोटाइप हैं? IA, IB, IO, ये 3 ही जीनोटाइप हैं। अब देखिए, एक बार समझिएगा पूरे आराम से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माता-पिता में कोई ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे का निर्धारण कैसे होता है, ये हम आपको अभी समझाने वाले हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे देखिए, ब्लड ग्रुप ए है। ए में क्या होता है कि एक IA, IA और IA, IO, ये इसका जीनोटाइप है। तो ये जो है होमोजीनियस है। होमोजीनियस किसे कहते हैं? जिसमें ए, एस दोनों सेम है, तो ये होमोजीनियस है। और ये हेटेरोजीनियस है, क्योंकि ए है और ओ है, दोनों अलग-अलग एलील है। एलील ये वाला और ये वाला। तो अगर IA, IO देखा जाए, तो ये भी ब्लड ग्रुप ए को निर्धारित करता है, लेकिन ये हेटेरोजीनियस है। ये कौन-सा है? हेटेरोजीनियस है। ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्रुप बी का हेटेरोजीनियस कौन होगा? होमोजीनियस कौन होगा? IB, IB। हेटेरोजीनियस कौन होगा? IB, IO। ध्यान रखिएगा कि होमोजीनियस होगा सेम-सेम और हेटेरोजीनियस होगा अलग-अलग। इसके बाद ब्लड ग्रुप AB जो है, ब्लड ग्रुप AB का है, डोमिनेंस होता है, क्योंकि इसमें IA होता है और IB होता है, दोनों ब्लड ग्रुप होते हैं AB में। और वही बात करें O में, तो O का होता है IO, IO, इसमें केवल और केवल होमोजीनियस होता है। तो अब आगे देखा जाए, हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ग्रुप ए का हम हेटेरोजीनियस लेंगे, कौन है? IA, IO। ब्लड ग्रुप बी का हमें हेटेरोजीनियस लेना है, IB, IO। और ब्लड ग्रुप AB का लेना है, AB का IA, IB। और ब्लड ग्रुप जो है O का लेना है, O का तो होमोजीनियस ही है, IO, IO। बस यही हमको यूज़ करना है, ठीक है? तो देखिए, मान लीजिए कि माता-पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप की संभावना क्या होगी? तो माता-पिता का, यानी किसी दोनों का AB मान लेते हैं, या फिर माता का A मान लेते हैं या फिर पिता का, इससे कोई परेशानी नहीं है, दोनों में से किसी को। तो इसका हेटेरोजीनियस लेना है, तो ब्लड ग्रुप A का हेटेरोजीनियस IA-IO, IA-IO। और इसका भी हेटेरोजीनियस लेना है, तो ब्लड ग्रुप B का हेटेरोजीनियस IB-IO। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या होगा? IA से दोनों में गुणा कराइए, तो IA-IB, IA-IO। अब फिर IO से दोनों में गुणा कराइए, तो I पहले लिख लेते हैं IB को और IO हो जाएगा, और IO और IO। तो हमें क्या मिला? IA-IB ये किसका है? तो अभी हम बताए हैं कि IA-IB जो है, यहाँ पे किसका है? ब्लड ग्रुप AB का। यानी बच्चे में संभावना है कि AB हो सकता है। IA-IO किसका है? IA-IO तो ब्लड ग्रुप A का, यानी बच्चे में संभावना है कि A भी हो सकता है। IB-IO ये किसका है?
तो बच्चे में संभावना है कि ब्लड ग्रुप बी भी बन सकता है। आईओ किसका है? तो ब्लड ग्रुप ओ का। यानी बच्चे में चारों ब्लड ग्रुप बनने की संभावना हो सकती है, इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कराना है हेटेरोजीनियस लेकर, ठीक है? अरे! इसी प्रकार नेक्स्ट भी देखा जा सकता है कि जैसे ब्लड ग्रुप अगर माता में एबी है और पिता में ब्लड ग्रुप ए है, माता-पिता दोनों में से उसे कोई मतलब नहीं है, हम किसी का भी ले सकते हैं। तो एबी का क्या होता है? हेटेरोजीनियस आईए, आईबी। ए का क्या होता है? आईए, आईओ। मल्टीप्लाई कराएँगे आईए से दोनों में, तो आईए यहाँ आईए और आईए होगा। इसके बाद एक सेकंड और यहाँ आईए होगा। फिर आईए से आईओ से गुणा कराएँगे तो आईए, आईओ होगा। फिर आईबी से कराएँगे इन दोनों से तो आईबी होगा और आईए होगा और आईबी से कराएँगे आईबी, आईओ। तो इसका आईए से मिलाने पे ब्लड ग्रुप ए होता है और ये भी ए का ही है और ये ए बी का है और ये बी का है। तो यानी कुल मिला के निष्कर्ष निकला कि अगर माता-पिता में से किन्हीं एक का ए बी हो और किन्हीं एक का ए हो, तो बच संतान का ए हो सकता है, ए बी हो सकता है और बी हो सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम पूरे ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, उनके माता-पिता के ब्लड ग्रुप के बेस पे, ठीक है? यही पूरी बताया गया है। तो आपको पहला काम करना है कि हेटेरोजीनियस लेना है, हेटेरोजीनियस से ही मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है? उसी प्रकार आरएच फैक्टर से निर्धारित करता है, आरएच फैक्टर में आर होता है और पॉजिटिव में और आर ये नेगेटिव वाला होता है, तो इन दोनों को हेटेरोजीनियस लेंगे, आर का आर, इसका तो हेटेरोजीनियस नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम हो। नेक्स्ट है लसिका, लसिका जो है प्लाज़्मा और डब्ल्यूबीसी को मिलाकर लसिका बनता है और लसिका को अगर ब्लड में खोजेंगे तो ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ मात्रा में प्रोटीन घटाने से लसिका निकलता है। लसिका शरीर में अथवा ऊतक पीला द्रव है। जिसमें विशेष लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है। लसिका जो है मुख्य तौर पर कोशिका तथा ऊतकों से उत्पन्न होती हैं और लिम्फ नोड में एकत्र होती हैं। 600 से 800 लिम्फ नोड हमारे शरीर में मौजूद हैं और वहीं पे लसिका उपस्थित रहती है। लसिका वसा के पाचन और अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद ही कर लीजिएगा। इसके बाद लिम्फ नोड में जो कैंसर होता है उसे लिम्फोमा कहा जाता है। अब आइए ब्लड और लिम्फ में अंतर देख लेते हैं। ब्लड जो है यह परिसंचरण तंत्र बनाता है, जबकि लिम्फ लिम्फोटिक तंत्र बनाता है। ब्लड में आरबीसी उपस्थित होता है, लिम्फ में आरबीसी उपस्थित नहीं होता है। ब्लड बहुतायत मात्रा में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फ बहुत कम मात्रा में लिम्फोसाइट होते हैं। ब्लड का रंग लाल या पीला होता है और जबकि लिम्फ का हल्का सफ़ेद, पीला, हल्का पीला या रंगहीन भी हो सकता है। ब्लड में पर्याप्त मात्रा में डब्ल्यूबीसी होता है, लेकिन लिम्फ में बहुत कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी होता है। रक्त नलिकाएँ, वेसल्स की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और केशिका। तो जैसे धमनी हो गई और शिरा इन दोनों के मिलन बिंदु को केशिका कहते हैं। जैसे ये हो गया रेड कलर में आर्टरी धमनी, ब्लू कलर में वेन, लेकिन दोनों के मिलन स्थल पे जो पतली-पतली रस्सी जैसे नुमा संरचना होती है, उन्हें केशिका कहते हैं, ठीक है? एवियम कहा जाता है आर्टरी और वेन का मिलन स्थल। धमनी जो है ब्लड को हृदय से शरीर में ले जाती है। O2 युक्त ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें उच्च होती है। फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो कि CO2 वाला ब्लड ले जाती है। इसकी बनावट मोटा और मजबूत होता है क्योंकि इसमें हाई वेग से ब्लड जाते हैं। डायग्राम ल्यूमेन पतला और इसका रंग जो है गाढ़ा लाल होता है और मृत्यु उपरांत रक्त नहीं बनता है। शीरा हो गया, शीरा खून को शरीर से हृदय में ले जाती है और CO2 युक्त ब्लड पहुँचाता है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती है। एक्सेप्शन के तौर पे फुफ्फुस शीरा जो कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाती है, ठीक है? पतला बनावट होता है इसका शीरा का और जो डायग्राम है ल्यूमन उसका चौड़ा होता है, रंग नीला होता है किसका? शीरे का। यहाँ पे दिखाया भी गया है कि वेन का जो रंग है वो शीरा होता है। मृत्यु उपरांत कुछ घंटों तक इसमें रक्त बहता ही रहता है, ठीक है? रक्त केशिका के बारे में देखें तो अत्यंत पतली नलिकाएँ हैं, कैपिलरीज़ जो अभी यहाँ पर बताया गया कि जहाँ ऐड करने वाले हैं केशिका के बारे में, तो वही देख रहे हैं कि जो अत्यंत पतली नलिका जो धमनियों और शिरा के बीच स्थित होती हैं, जिनमें बहुत कम दबाव होता है और यह ऊतकों से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान-प्रदान करती हैं, इसीलिए विशेष तंत्र का उपयोग करते हैं। मानव हृदय अब पढ़ेंगे हार्ट, यहाँ पे देखेंगे हार्ट का तो ये अरोटा है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला, फिर मिट्रल वाल्व है, यहाँ पे वाल्व है और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से यहाँ आता है, लेफ्ट से फिर इसके बाद एपेक्स है। यहीं पे पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे सुपरवाइवेन कावा है और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल है। ठीक है?
यह एक हृदय जो पेशीय अंग है, जो कि विशेष हृदय पेशी से मिलके बना होता है। इसका मतलब मांसल होता है और विशेष स्ट्रक्चर्स वाले पेशियों से मिलके बना होता है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त की पंपिंग करना है। हृदय से संरचना संबंधी जुड़े डायग्राम यहाँ पे हैं। ये हम यहाँ पे और अच्छे से हाथ से बनाया हुआ डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है सेम को, ठीक है। नेक्स्ट है कि हृदय हमारे सीने में बाईं तरफ स्थित है। हृदय की बनावट रक्तवाहक और रक्त का बंद पंप है। हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर है, जबकि वजन 250 से 300 ग्राम है। हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम परत कहलाती है। 3 परतें होती हैं, पेरिकार्डियम, मेसोकार्डियम और फिर इंडोकार्डियम। हृदय में पेरिकार्डियम नामक एक द्रव भी भरा होता है, जो कि धड़कन को कम करता है और रगड़ से बचाता है। हृदय के चेंबर में कुल 4 चेंबर होते हैं। 2 अलिंद होते हैं, दायाँ और बायाँ अलिंद और 2 निलय होते हैं, दायाँ और बायाँ निलय। हृदय में कुल 4 वाल्व भी पाए जाते हैं, 4 चेंबर और 4 वाल्व पाए जाते हैं। ट्राइकास्पिड वाल्व राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, बाइकास्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, पल्मोनरी वाल्व फुस्फुस वाल्व में। इससे वाल्व जो है केवल सिरा में पाया जाता है, धमनी में नहीं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। इसके बाद अरोटा वाल्व महाधमनी वाल्व जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि राइट एट्रियम और एसी नोड जो है, यह एक विशेष हृदय पेशी है और यह मांसपेशी की तरह यह अधिक शक्तिवान होती है। यह हृदय के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होती है और इसी रूप को देखिए यहाँ पर है एसी नोड। इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे एसी नोड है, सिनो एट्रियम नोड यहाँ पे एवी नोड है। यहीं से जो हार्ट बाईपास सर्जरी किया जाता है और या फिर जो यहाँ से जो ब्लड का कृत्रिम मशीन से लगाकर डायलिसिस किया जाता है, वो यहीं से होता है, ठीक है। और एसी नोड जो है विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न करता है, जिससे कार्डी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहा जाता है। यह हृदय गति को बनाए रखता है, ठीक है, कार्डियक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और यह 60 से 100 मिनट में प्रति 100 मिनट में एक बार धड़कता है, ठीक है। हृदय स्पंदन का मानक जो है मापक जो है ईसीजी से होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जिससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इसमें ग्राफ बनता है, पीक्यूआरएसटी वेव होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं। पीक्यूआरएसटी वेव होते हैं, ये मापे जाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। इसकी दिशा होती है एसी नोड से एवी नोड और एवी नोड से पूरे फाइबर में और पूरे फाइबर से पुरंकीजे फाइबर। ये दिशा है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसके बाद सोडियम चैनल ब्रोकर, पोटेशियम चैनल ब्रोकर, कैल्शियम चैनल ब्रोकर और बीटा चैनल ब्रोकर आदि दवाइयाँ जो हैं हार्ट बीट को नियंत्रित करती हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम इत्यादि हृदय के लिए सहायक होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, हृदय के लिए ये सभी सहायक होते हैं। कृत्रिम पेसमेकर जो है आर्टिफिशियल पेसमेकर, एसी नोड के सक्रिय न होने पर कृत्रिम धड़कन उत्पन्न की जाती है और धड़कन को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। विल्सन ग्रीट बैक ने पहली बार कृत्रिम पेसमेकर बनाया। जैसे ये दोनों याद रखने वाले चीज़ हैं, जैसे ग्रेट हर्ट साउंड यानी अच्छा जो हर्ट साउंड है, वो लव डब की आवाज़ करता है, लव डब। और सफर्ड हर्ट साउंड जो है मरर मरर करता है, ठीक है। इस प्रकार की जो साउंड अगर आती है तो समझिए कि आपका हृदय खराब हो चुका है। हार्टबीट जो है 72 बार प्रति मिनट में धड़कता है। ब्लड प्रेशर जो कि रक्तदाब, हमारा रक्तदाब रक्त के संकुचन और प्रसार पर आधारित होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहा जाता है। इससे प्रेशर वैल्यू होता है, जैसे कि हाइपोटेंशन होता है जब 100/10 सिस्टोलिक 100 हो और डायस्टोलिक 70 हो, तो हाइपोटेंशन होता है। और नॉर्मल बीपी में बात करें तो 20 संकुचन यानी 120/80 होते हैं, ठीक है। और इससे अधिक अगर हो जाता है तो जिसे हाइपरटेंशन की स्थिति कहा जाता है, 140/90 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसमें उसका कारण बुढ़ापा हो सकता है, अनुवांशिकी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, ज़्यादा नमक खाना हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन हो सकता है और तंबाकू भी हो सकता है। हाइपोटेंशन में का कारण इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, लो साल्ट हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, जख्मों की पीड़ा हो सकती है, ठीक है? इत्यादि सभी कारण हैं। और ध्यान रखने वाली एक बात है कि एक स्फिग्नोमैनोमीटर जो है, इससे रक्त दाब का ज्ञान होता है, जबकि स्टेथोस्कोप इसमें सहायक उपकरण की भूमिका में रहता है। हार्ट फंक्शन की बात करें तो इसका हार्ट फंक्शन आगे पढ़ेंगे। क्या कार्य है कि अब देखिए हार्ट के दाहिने भाग की यात्रा की बात करेंगे तो दाहिने भाग में एक यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं, जिससे आप ध्यान से समझिएगा हार्ट का। हम बस केवल एक नाम मात्र का फिगर बना रहे हैं। इस प्रकार 4 चैम्बर में हमने डिवाइड कर दिया है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये एट्रियम है, वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है? राइट वेंट्रिकल सबसे पहले जो हमारे पूरे शरीर से ब्लड आता है, ब्लड जो कि CO2 प्लस ब्लड होता है, ये आता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से प्रवेश करता है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद यहाँ वाल्व लगा होता है ट्राइकस्पिड, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से निकलते हुए जाता है
कहाँ पर? किडनी में। किडनी से शुद्ध होके फिर जाता है फेफड़े में। फेफड़े में यहाँ एलुवियली होती है, इस प्रकार की एलुवियली होती हैं। एलुवियली में ब्लड जाता है और CO2 यहाँ से यहाँ छूट जाता है और O2 यहाँ से जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहन करके लाया होता है, वो रक्त के साथ मिला दिए जाते हैं और फिर यहाँ से ये वाला रक्त O2 युक्त यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो रक्त पंप होने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से ये पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। तो इस प्रकार की एक रास्ता है जिससे हमेशा फ़ॉलो करता है ब्लड। तो देखिए वही है कि दाहिने भाग की यात्रा में देखेंगे कि इसमें CO2 ब्लड जो CO2 युक्त ब्लड है, वो प्रवेश करता है। ब्लड प्लस CO2 वेन्स से के थ्रू महाशिरा के थ्रू दायाँ लिंग में प्रवेश करता है। फिर वहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के रास्ते होते हुए दायाँ निलय में जाता है और दायाँ निलय में जाते सिस्टोलिक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद ब्लड ऊपर जाता है, पल्मोनरी धमनी से ब्लड किडनी में प्रवेश करता है और किडनी से फिर फेफड़ा में जाता है जहाँ रक्त का शुद्धिकरण होता है यानी O2 प्लस ब्लड होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वही फेफड़े में गैस विनिमय का बात हो रहा है कि जो CO2 प्लस ब्लड है, एलवीएली में CO2 बाहर आ जाता है, ब्लड वेसल्स के रास्ते CO O2 प्लस ब्लड हो जाता है, ठीक है? और यहाँ से ब्लड ऑक्सीकृत हो जाता है, फिर इसके बाद बाएँ भाग की यात्रा शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन प्लस ब्लड धमनियों द्वारा प्रवेश करता है यहाँ पर प्रवेश करता है और फिर बायाँ निलय और सॉरी फुफ्फुस के थ्रू बायाँ अलिंद फिर बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है और फिर बायाँ निलय, फिर संकुचन होते हुए अरोटा और पूरे शरीर में पहुँच जाता है। तो हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय द्वारा प्रत्येक स्पंदन में निकाली गई रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। प्रत्येक बार में जितनी रक्त मात्रा निकाली जाती है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। हृदय जो है, 1 मिनट में जितनी रक्त की मात्रा पंप करता है, उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। 5.5 लीटर लगभग में होता है, ठीक है? सर्कुलेशन की टाइप देखें हमारे बॉडी में तो पल्मोनरी सर्कुलेशन फेफड़े में जो परिसंचरण होता है उसे पल्मोनरी कहते हैं। रेनल जो किडनी में होता है, हेपेटिक जो लीवर में होता है, पैरोटिक जो ब्रेन में होता है, कोरोनरी जो हृदय में होता है और सिस्टमैटिक जो अन्य अंगों में परिसंचरण होता है। इसके बाद हृदय से संबंधी अब बीमारियों को देख लेते हैं तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है जो कि हृदय की धमनियों में रक्त का थक्का बन जाता है। इस प्रकार रक्त स्टोर हो जाता है और इससे रक्त का प्रवाह यहाँ से जाने में परेशानी होती है और हृदय आघात तक हो जाता है। तो इससे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। हार्ट अटैक भी इसी प्रकार का होता है, यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज के बाद हृदय के ऊतक में खराबी होने लगता है। हृदय आघात के बाद का 1 घंटा जो है गोल्डन आवर कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, गोल्डन आवर हार्ट अटैक के समय कब कहा जाता है? क्योंकि इसी दौरान मेडिकल के ट्रीटमेंट से इसे ठीक किया जा सकता है, उसके बाद फिर ठीक करने की संभावना 0.1% रह जाती है। सिम्पटम्स हैं कि 80% सिम्पटम जो हैं साइलेंट हैं, सीने में दर्द होंगे, साँस में लेने में तकलीफ होगी, चक्कर और धड़कन इत्यादि आने लगते हैं। हार्ट अटैक में और अधिक गंभीर होने पर हार्ट फेलियर हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हार्ट अटैक एक प्रकार की ब्लॉकिंग समस्या है, रक्त वाहिका में अवरोध हो जाती है। फिर कार्डियक अरेस्ट के बारे में देखें तो यह भी एक आंतरिक समस्या है और मुख्यतः यह एसी नोड प्रभावित होता है इसमें। जो यहाँ पे एसी नोड बनता है और एवी नोड होता है, तो एसी नोड सबसे पहले होता है, यही प्रभावित हो जाता है। तो मुख्य कारण है कि अनियंत्रित हृदय स्पंदन, कभी-कभी हृदय अचानक धड़कना बंद कर देता है, यह एक प्रकार की विद्युत चालन की समस्या है। हार्ट फेलियर जो है, वही जो साँस लेने इत्यादि जो मांसपेशियों की खराबी के कारण हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। इसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जैसे कि आपको एक ये बता दें कि यहाँ पे जो हमारे जब सभी मनुष्य जन्म लेते हैं, तो उस टाइम में ये दोनों एक हुल होता है जो कि राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियल वेंट्रिकल के बीच अलिंद के बीच में छिद्र होता है, फोरामेन ओवल इसको कहा जाता है, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ते जाता है, तो ये छिद्र भर जाता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्थितियों में ये छिद्र बंद नहीं हो पाता है और वही जो है आपस में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लू बेबी मतलब कि बच्चों के होंठ जो हैं वो गुलाबी पड़ने लगते हैं और फिर ये हमें माना जाता है कि ये हानिकारक चीज़ है, ठीक है? तो इसी वजह से दोनों अशुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलने लगते हैं, ठीक है? इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, होंठ और अन्य भाग नीले पड़ने लगते हैं, तीव्र दर्द भी होने लगता है। तो इसी को बंद करने के लिए दवाइयाँ चलाई जाती हैं। मेथनोग्लोबिन एक प्रकार का रंगहीन यौगिक है और हीमोग्लोबिन के समान होता है, परंतु दोनों में मूल यौगिक अंतर है, ठीक है? जो मेथनोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन के साथ बंध नहीं बनाता अर्थात परिवहन नहीं करता। मेथनोग्लोबिन की अधिक मात्रा में मेथनोग्लोबिनिमिया स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि तेज़ी से फैलती हैं। नाइट्रेट प्रदूषण के कारण भी बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं, यह भी मेथनोग्लोबिमिया के द्वितीय लक्षण है, ठीक है? जल प्रदूषण ऑक्सीजन की मात्रा घटती है।
एंजियोग्राफी यह एक प्रकार की चित्रण प्रक्रिया है, ये एक रोग है जो कि एंजियोग्राफी एक निदान है। क्या है निदान? चित्रण प्रक्रिया है जिसमें रक्त वाहिका और प्लूमन के अंदर का निरीक्षण किया जाता है और ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है और इसके बाद एंजियोप्लास्टी किया जाता है। इसी पता लगाकर एंजियोग्राफी में जो है विशेष गाइड वायर और कैथेटर का उपयोग करके एक्स-रे तकनीक की सहायता से किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये अगर नस ब्लॉक हो गया है, तो यहीं पे एक ऐसे जालीनुमा कैथेटर लगा के और इन दोनों के नसों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है और जाली लगा दी जाती है ताकि ये ब्लड जो है आसानी से फ्लो हो सके। एंजियोप्लास्टी इसे कहते हैं। हार्ट बाईपास सर्जरी जो है, जब हार्ट काम करना बंद कर दे, जब धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है, तो इसे बाईपास सर्जरी किया जाता है। धमनियों के स्थान पर एक नया रास्ता बना देना होता है और जिससे रक्त का प्रवाह हो सके। पेट की जो एक्स्ट्रा सीरा और रेडियल धमनी जो मरीज की टांग से ली जाती है, उससे हार्ट बाईपास सर्जरी करके वो नली एक लगा दी जाती है ताकि वो जो ब्लॉकेज धमनी है, उससे आगे एक रास्ता बना दिया जाता है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल हार्ट की बात होती है। तो बाईपास सर्जरी के अगर असफल हो जाने पर कृत्रिम हृदय का उपयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट जो है आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 1967 में दक्षिण अफ्रीका में। वहीं भारत की बात करें तो डॉक्टर पी बी वेणुगोपाल को भारत में स्टेम सेल का जनक कहा जाता है। भारत में प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर पी वेणुगोपाल और उनकी टीम द्वारा 1994 में एम्स दिल्ली में किया गया था। ठीक है। फैक्ट देख लें कुछ, जैसे हार्ट बीट 72 बार धड़कता है, विंड रेंज 60 से 100 ब्लड पर मिनट होता है। इसके बाद एक बीट ड्यूरेशन 0.8 सेकंड का होता है। टाइकार्डिया होता है हाई बीपीएम का, जो कि 100 प्लस अगर चला जाता है तो इस कंडीशन को टाइकार्डिया कहते हैं। विभिन्न वायु वर्गों में हृदय गति शिशु में जैसे 70 से 198, बच्चे में 80 से 120, वयस्क में 60 से 80 और बूढ़े में जो कि 50 से 60 है। योगा करने वाले में 28 से 48 ब्लड। जीवधारी बात करें और हृदय के कक्ष की बात करें तो स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं, सरीसृप में जो कि 4 चैम्बर होते हैं, उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 एंट्रिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, डायनासोर में अपवाद है, इसमें 3 चैम्बर होते हैं, छुछुंदर जो है सॉरी डायनासोर में 4 या फिर 3 कन्फ्यूज़न है, इस आप देख लीजिएगा। छुछुंदर में 3 चैम्बर होते हैं, शार्क, सैलेमेंडर, मिंक, छिपकली इत्यादि में 3 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 एंट्रिकल और 1 वेंट्रिकल होता है और मछली में 2 चैम्बर होते हैं, 1 एंट्रिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमर ऑर्गन एक्ट जो है 1994 का था, इसे 2011 और 14 में संशोधन किया गया। यहाँ पे संशोधन करके ऑर्गन के साथ-साथ टिश्यू को भी डाल दिया गया। यानी ऑर्गन अब नहीं, केवल ऑर्गन नहीं, अब टिश्यू को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल हार्ट जो है, जॉर्विक 7 जो है कृत्रिम हृदय है जिसका डिज़ाइन जो है रॉबर्ट जॉर्विक ने 1982 में किया था। ध्यान रखिएगा कि जॉर्विक 7 नया हार्ट बनाया गया है जिसका डिज़ाइन रॉबर्ट जॉर्विक ने किया है। 1982 में, वर्तमान में कई कंपनियाँ काम कर रही हैं। ठीक है? प्रमुख जीवधारियों के हृदय की शक्ति की संभावना है कि मछली का जो रक्त है अशुद्ध हृदय कहलाता है क्योंकि केवल इसमें CO2 युक्त रक्त प्रवेश करता है। शुद्ध रक्त केवल द्विकक्षीय हृदय में पाया जाता है, ठीक है? या 4 कक्षीय हृदय में इसमें शुद्ध रक्त नहीं प्रवेश करता है, ठीक है? व्हेल और डॉल्फिन जो है समुद्री स्तनपायी जीव हैं, इनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। व्हेल और डॉल्फिन में ये क्योंकि स्तनपायी हैं इसलिए 4 पाए जाते हैं जबकि ये पानी में रहती हैं। ब्लू व्हेल का हृदय सबसे बड़ा होता है लगभग 180 केजी का। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं, जान लेते हैं। पोटेशियम जो है हृदय गति को नियंत्रित करता है और सोडियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क स्वतः हृदय की कार्यविधि को नियंत्रित करता है। कॉकरोच के पास 13 चैम्बर का दिल होता है। ध्यान रखिएगा कॉकरोच के पास। मछली का सबसे छोटा हृदय होता है। ऑक्टोपस के पास 3 भुजाएँ, 4 हृदय और 9 दिमाग होते हैं और 8 भुजा होते हैं। 8 भुजा सॉरी 8 भुजा, 3 दिमाग और 4 हृदय। महिलाओं का हृदय पुरुषों से बहुत अधिक धड़कता है। सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम साइट्रेट को तुरंत ताप देकर ब्लड बैंक में ध्यान रखिएगा कि ब्लड बैंक में सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम साइट्रेट को रखा जाता है ब्लड बैंक के साथ। कैल्शियम ताप पर, ठीक है? यह इसके बाद आगे देखें तो ये प्लाज़्मा से संबंधित है। क्रायो प्रिजर्वेशन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कृत्रिम रक्त बनाया गया है जो कि परफ्लोरोकार्बन जो पीएफसी है और पॉलीविडोन जो है पॉलीविडन, इसको कृत्रिम रक्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कृत्रिम रक्त पॉलीविडोन को कहा जाता है जिसे पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन कहा जाता है और या फिर पीएफसी जो है परफ्लोरोकार्बन है। इनका प्रयोग रक्त के स्थान पर किया जा सकता है। ब्लड डोनेशन के नियम हैं, क्या-क्या कैसे कब-कब ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आयु 18 से 60 साल होनी चाहिए, मेल या फीमेल कोई भी हो। हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5 ग्राम प्रति डीएल होना चाहिए। हृदय गति 50 से 100 बीपीएम होना चाहिए। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। शरीर का वजन 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। रक्तदान की अवधि 3 माह में 1 बार ही होना चाहिए। सर्दी और जुकाम नहीं होना चाहिए और गर्भवती और प्रसूति महिलाएं जो है रक्तदान नहीं कर सकती हैं और मासिक चक्र के समय रक्तदान नहीं करना है एमसी के समय, ठीक है? इसके बाद हम हमारा समाप्त होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं।
मानव श्वसन तंत्र में मानव श्वसन तंत्र का परिचय देख लें कि स्त्रियों नहीं, मानव के जीवन की सही ढंग से चलने के लिए O2 युक्त हवा को स्वीकार करना और CO2 युक्त हवा को बाहर निकालना ही श्वसन कहते हैं। ठीक है, फूड इनटेक लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, ब्रीदिंग करते हैं O2 के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सभी एटीपी ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। इसके बाद भोज्य पदार्थों या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट की अपघटन या अनुश्लेषण में टूट जाना, जिससे ऊर्जा के तौर पर एटीपी, CO2 और जलवाष्प निकलता है। ठीक है, एटीपी, CO2 और जलवाष्प निकलता है, यही क्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन क्रिया के प्रभाव के बारे में देखें तो श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर का वजन घटता है, क्योंकि यह एक विघटनकारी यानी कैटाबोलिक प्रोसेस है, परंतु सांस खींचने के दौरान वजन बढ़ता है। श्वसन तंत्र के पितामह लेवोसिए हैं, एंटोनी वॉन लेवोसियो जिसे कहा जाता है, और मार्सेलो मैलपीकी ने इस विषय पर सर्वाधिक व्याख्या दी है। ये सभी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जहाँ से हमें श्वसन तंत्र शामिल होता है। इस देख लें, नाक है, फिर फायरिंग्स है, गला है, इसके बाद लैरिंग्स है, ब्रोंकाई है, एल्वियली है, कार्डियक नोच है, लंग्स हैं, एयर पासेस हैं। अब इसके बाद श्वसन की प्रक्रिया की बात करें तो एक इंस्पिरेशन होता है जहाँ से एयर से O2 इंटर करता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घटता है। मतलब किसका प्रेशर? वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े का वायु दाब कम। एक्सपीरेशन की बात करें तो वॉल्यूम घटता है और प्रेशर बढ़ता है। इस क्रिया में वक्षगुहा का आयतन घटता है और फेफड़े का वायु दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नोज जो है श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। नोज, ठीक है, नाक श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। पास्थि से बना होता है और त्वचीय भाग की प्रमुख हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य हवा को दबाव से प्राप्त करना, उसे छानना है। नाक जो है श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है, ये तो मालूम है। नोस्ट्रिल देखें, नसिका छिद्र, 2 छिद्र होते हैं। छींक आना शरीर का एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। यह क्रिया नसिका में संक्रामक तत्वों और हानिकारक सूक्ष्मजीवों से बचाती है, छींक, ठीक है। इसके बाद देखें कि लेक्राइमल डक्ट जो है, यह एक नली है जो कि आंखों की लेक्राइमल ग्रंथि से लेक्रिमा तक तरल पदार्थ लाती है, और यही जो है गर्दा को सटा के रखता है अपने में, ठीक है। नसिका के म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन होने के बाद साइनोसाइटिस और राइनोसाइटिस की समस्या हो जाती है, जिससे खराटे लेना इसका प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। इनसोम्निया एक है स्थिति है जब सूंघने की क्षमता में कमी आ जाती है। हियरिंग्स की बात करें तो यह श्वसन तंत्र का दूसरा अंग है। यह नाक और बाह्य नली को जोड़ता है। यह वायु और भोजन दोनों का प्रवेश द्वार है। यहाँ से ही आगे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों अलग-अलग होते हैं। इसके बाद लेरिंग्स की बात करें तो यहाँ से अलग हो जाता है। इसे वोकल बॉक्स भी कहा जाता है, जो सांस लेने और आवाज़ निकालने में मदद करता है। स्वर तंत्र वोकल कॉर्ड जो है, ये लैरिंग्स में मौजूद होता है। ग्लोटिस, एपिग्लोटिस यहाँ पे कहा जाता है। एपिग्लोटिस जो है मुख्य द्वार होता है, इसके कंपन से आवाज़ उत्पन्न होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस ढक्कन जैसी संरचना होती है। यह भोजन करते समय बंद हो जाती हैं और श्वास लेते समय हमेशा खुला रहता है। लेकिन जब भी भोजन करेंगे तो बंद हो जाती हैं, जिससे उस सांस लेने वाली नली में भोजन न जा पाए। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो खाँसी आ सकती है, इसी एपिग्लोटिस के खुले रहने के कारण। इसके बाद वोकल कॉर्ड लेंथ की बात करें तो महिलाओं में 20 एमएम, सॉरी फीमेल में मेल में 20 एमएम, फीमेल में 15 एमएम और चाइल्ड में 8 से 9 एमएम होते हैं। साउंड फ्रीक्वेंसी और पिच की बात करें तो जिसकी वोकल लेंथ जितनी बड़ी होगी, उसका तरंग दैर्ध्य उतना छोट बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी उसका घटेगा। फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच भी घटेगा, पिच घटेगा तो आवाज़ मोटा होता है, जिससे पुरुषों में, ठीक है। ऊर्जा और प्रवाह की बात करें तो प्रवाह ऊर्जा कम होती है तारत्व बढ़ने के साथ। स्वतंत्र तंत्र की संरचना बात करें तो ट्रैकिया जो है और श्वास नली सी आकार की वायु नली होती है। राइबाइन उपास्थि से बनी होती हैं, ये भी फैक्ट है। राइबाइन उपास्थि से मुख्य कार्य है बिना बाधा के वायु मार्ग प्रदान करना ट्रैकिया का। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वो फेफड़ों की उपास्थियों की नाल में विभाजित ट्यूब्स है। इसके बाद अलुवियली है, जो फेफड़ों की विशेषक और धमनात्मक इकाई, जो कि एक जोड़ी फेफड़ों में लगभग 450 मिलियन एलुवियली उपस्थित होते हैं। एलुवियली इस प्रकार के होते हैं, इसी में आके जो ब्लड होता है और ऑक्सीजन को धारण करता है और CO2 को त्याग करता है। यह क्रिया लगभग 2400 किलोमीटर की वायु मार्ग तय करती है, यानी कुल श्वसन में 2400 किलोमीटर की मार्ग को तय करना होता है, ठीक है। ह्यूमन लंग्स की बात करें तो मानव के पास एक जोड़ी फेफड़ा है, यानी 2 फेफड़ा है, जिसमें मिलियन की संख्या में एलुवियली हैं। यह वक्ष गुहा तथा छाती के पास उपस्थित है। मानव में फेफड़े का वजन 1200 से 1300 ग्राम है और यह गुलाबी भूरा रंग का होता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़ा से भारी होता है, यानी दाहिना फेफड़ा जो है भारी होता है, जिस बाएं फेफड़े में एक अवतल खाँच होता है जहाँ पर हृदय उपस्थित होता है। कार्डियक नोच होता है इस प्रकार, यहाँ पर खाँच जो है यहाँ पे हृदय होता है और यहीं पे हृदय सुरक्षित रहता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से मानव फेफड़े का विकास रुक जाता है। और हार्ट का वजन 350 ग्राम और जो लंग्स का वजन है वो, एक सेकंड, लंग्स का वजन जो है
वो 700 लेफ्ट का होता है और राइट का 500, तो यही 1200 से 1300 ग्राम का हो जाता है। ब्रेन का जो है 1350 से 1400 ग्राम होता है और लिवर में 1500 से 1600 ग्राम होता है। किडनी 150 ग्राम की होती है। वजन के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखा गया है, एलबीएल एचके, लिवर, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी याद करने के लिए लिखा गया है। श्वसन की बात करें तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के साथ एयर को, मतलब एयर के साथ ऑक्सीजन को लंग्स में ले जाना ही इंस्पिरेशन कहलाता है, अंतः श्वसन। और एक्सपिरेशन की बात करें तो लंग्स से बाहर निकालना CO2 और एयर के साथ, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो इंस्पिरेशन वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े का वायु दाब घट जाता है। वायुमंडल के एक दाब में 1 से 3 एचजी प्रति डाउन हो जाता है, ठीक है। एक्सपीरेशन की बात करें तो वक्ष गुहा का आयतन घटता है और फेफड़ा वायु दाब बढ़ जाता है। इसके बाद जो गैस का कंपोजिशन कंपैरिजन के में अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं 21%, वही छोड़ते हैं 17%, यानी 4% का हम हमारा शरीर 4% ऑक्सीजन का यूज कर जाती है। और जो नाइट्रोजन है जो कि 78% लेते हैं और सेम टू सेम निकाल देते हैं जितना रहता है। CO2 0.03% हम इनहेल एक्सपीरेशन करते हैं और 4% बाहर चला जाता है। टोटल कंज्यूमिंग O2 जो है वो 4% जो कि यहाँ बताएँ, और ग्लूकोज के विघटन से CO2 की मात्रा अधिक प्राप्त होती है और N2 अत्यधिक क्रियाहीन गैस है। इसीलिए ये जस का तस रह जाता है, जितना लेते हैं उतना बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? इसलिए ये लगभग स्थिर रहती है। नेक्स्ट की बात करें कि मैकेनिज़्म ऑफ डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम एक वक्ष गुहा होता है जो कि डायाफ्राम एक स्ट्रक्चर होता है खाँच टाइप का, तो इसमें वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। इंस्पिरेशन के समय में डायफ्राम सपाट हो जाता है जिससे वक्ष गुहा का आयतन इंक्रीज़ कर जाता है और एक्सपीरेशन के समय में डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है? जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। गर्भवती महिलाओं में श्वसन जो है पसलियों के माध्यम से होता है क्योंकि डायफ्राम का हिलना कम हो जाता है। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम है, यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य श्वसन में ली गई तथा छोड़ी गई, ये सभी डेफिनिशन को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट देखें तो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो कुपिकाओं में गैसों का विनिमय जो होता है, सरल विसरण के विधि द्वारा होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट 97% ऑक्सीजन जो है 97% ऑक्सीजन आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर होता है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है और 3 ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल जाती है। ठीक है? इसके बाद कोशिकीय श्वसन होता है। यह कोशिका के अंदर जो भोजन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा एटीपी प्रदान करने की प्रक्रिया है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें एटीपी प्राप्त होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और फिर क्रेब्स साइकिल होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट बात करें, ये डायफ्राम ही है। इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर लिए हैं तो जिसमें वायवीय होता है जो कि वायु की उपस्थिति में, और अवायवीय जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है तथा CO2, H2 और एटीपी प्राप्त होता है जो कि 38 एटीपी होता है। इस प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया पौधों में, जानवरों में, पक्षियों में, रेप्टाइल्स में भी होती है। ध्यान रखिएगा जो कि जितने भी यूकेरियोटिक होते हैं उनमें ऑक्सीश्वसन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज केवल साइटोप्लाज्म में भाग लेता है और इसमें C2H5OH इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी बचता है, इसमें प्राप्त होता है। यह श्वसन की वायु की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है? यही। इसके बाद ह्यूमन लंग्स की बात करें तो मानव के पास एक जोड़ी फेफड़ा है जिसमें मिलियन की संख्या में एल्वियली हैं। यह वक्ष गुहा तथा छाती के पास उपस्थित है। मानव के फेफड़े का वजन 1200 से 1300 ग्राम है और यह गुलाबी भूरे रंग का होता है। और इसके बाद दाहिना फेफड़ा जो है ये सब तो हम बता ही चुके हैं। इसके बाद ये भी होगी, सॉरी, इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। ये भी अभी बताया गया है कि एएमपी पाथवे इसको कहा जाता है। यह कोशिका द्रव में केवल कोशिका द्रव भाग लेता है ग्लाइकोलाइसिस में। और जो C6H12O6 है इसमें पाइरुविक अम्ल बनता है और यहाँ पर 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है, ठीक है? इसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है। हेंस से क्रेब्स द्वारा परिभाषित है जो कि जर्मन के थे। यह द्वितीयक श्वसन प्रक्रिया है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है। यह ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है। ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में माइटोकॉन्ड्रिया ना भाग लेकर साइटोप्लाज्म भाग लेता है, लेकिन क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है और इसमें 18-18 का 2 एटीपी प्राप्त होता है, ठीक है? इसके बाद क्रेब्स चक्र जो है इसको साइट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं क्योंकि क्रेब्स चक्र के दौरान पाइरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल में बदलता है। वायवीय श्वसन यहाँ पर और अवायवीय जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि जीवों में श्वसन अंग जो कि
मैमल्स में फेफड़े के द्वारा, रेप्टाइल्स में लंग्स के द्वारा, बर्ड्स में लंग्स के द्वारा। इसके बाद उभयचर की बात करें तो उभयचर 3 प्रकार के होते हैं जो कि मिट्टी के नीचे रहते हैं, उनमें त्वचा के द्वारा होता है, जो स्थल पर रहते हैं उनमें लंग्स के द्वारा होता है और जो पानी में रहते हैं उनमें गिल्स के द्वारा होता है। मछली में श्वसन गिल्स या क्लोन के द्वारा होता है। अपवाद देखा जाए तो डॉल्फिन और व्हेल्स जो समुद्री स्तनधारी हैं, ये फेफड़ा से साँस लेती हैं। क्योंकि ये स्तनधारी हैं इसलिए फेफड़ा से साँस लेती हैं। अपवाद इसलिए हुई क्योंकि ये जल में रहती हैं। केंचुआ जो है नम त्वचा से श्वास लेता है। कॉकरोच और कीट जो है वातक नलिका या फिर स्पाइरिकल से सांस लेता है। मकड़ी और बिच्छू जो है बुकलंग्स से सांस लेता है। कीट में 3 जोड़ी पैर होते हैं। अमीबा साधारण विसरण प्रक्रिया से सांस लेता है। मछलियों में श्वसन दर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पानी में O2 कम घुलनशील है और ये घुलनशील ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में लेती है। ठीक है? ये वही है कि टाइडल वॉल्यूम जो कि पीछे हमने बताया कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। श्वसन संबंधी अगर बीमारियों की बात करें तो कुछ बीमारियाँ हैं जो कि श्वसन संबंधी हैं, जैसे एस्बेस्टस है, तो एस्बेस्टस जो कि सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण में काम करने वाले मज़दूरों को प्रभावित करता है और यह जो है इससे ठीक है, इससे एल्वेली प्रभावित होता है। न्यूमोगोकोनियोसिस जो है इसे ब्लैक लंग डिजीज़ कहते हैं और यह कोयला उद्योग और मज़दूर को प्रभावित करता है। बेरिलियोसिस जो है बेरिलियम उद्योग में, एयरोस्पेस में और चमकदार बल्ब के कारखानों में होता है। सिलिकोसिस जो है खनन उद्योग और काँच उद्योग के मज़दूरों को प्रभावित करता है और सिलिका उद्योग के। सिडरोसिस जो है आँख को प्रभावित करता है और यह वेल्डिंग उद्योग में मज़दूर जो कार्यरत हैं उनको प्रभावित करता है। न्यूमोनोनाइटिस जो है मशरूम की खेती के दौरान एलुवेली को प्रभावित करते हैं और बायोसाइनोसिस जो ब्राउन लंग डिजीज़ कहते हैं, यह कपास उद्योग में होता है। इम्फायोसेना जो है, यह वातावरणीय प्रदूषण और धूम्रपान से उत्पन्न बीमारी सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो कि वायु कोष में काला धुआँ या टार भर जाता है, जिससे फेफड़ों के ऊतक खराब हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, जिससे ब्रोंकाई में सूजन हो जाता है और तीव्र संक्रमण भी हो जाता है। न्यूमोनिया जो है बैक्टीरिया प्रभावित रोग है और एल्वियली में बलगम भर जाता है, जिससे गैसीय आदान-प्रदान बाधित हो जाता है। इसके बाद अस्थमा है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और विंड पाइप में सूजन की समस्या हो जाती है। ठीक है? और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी समाप्त होता है। अब आगे हम चलते हैं मानव तंत्रिका तंत्र में। मानव का तंत्रिका तंत्र जो है न्यूरॉन सेल से बना होता है और यह हमारे पूरे शरीर के नियंत्रण और समन्वय के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इसमें 3 होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। ठीक है? तो सीएनएस में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल में कपालीय यानी क्रैनियल और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल। ध्यान रखिएगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें आए वो सेंट्रल कहलाता है, पेरिफेरल में कपालीय यानी क्रैनियल और फिर स्पाइनल आता है और ऑटोनोमस में सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की संरचना जो कि इनके चारों ओर एक मेनिंजेस झिल्ली होती है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है? मेनिंजेस झिल्ली के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है और इसी मेनिंजेस झिल्ली में सूजन के कारण मेनिंजेस नामक एक मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है? मेनिंजेस के भाग कौन-कौन है? एक आउटर है, एक मिडल है, एक इनर है। डीएएफ से इसको याद कर सकते हैं। डीएपी से, डी से ड्यूरा मैटर, ए से एरानाइड और पी से पाया मैटर, डीएपी। ध्यान रखिएगा, मेनिंजेस के ये भाग हैं 3। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो कि जिसे सीएनएस कहते हैं, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड शामिल होते हैं, जिसमें मेनिंजेस झिल्ली एक सुरक्षात्मक परत है। मेनिंजेस 3 भाग में ड्यूरा मैटर, आर्कनाइड और पाया मैटर, ठीक है? पाया मैटर सबसे आंतरिक भाग है जो न्यूरॉन कोशिका से सटा होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेनिंजेस के बीच में पाया जाता है जो कि रंगहीन द्रव है। रंगहीन यानी कोई इसमें रंग नहीं है, जिसका मुख्य कार्य है शॉक से बचाना यानी आघात से बचाना, इम्यूनोग्लोबिन की सुरक्षा करना और O2 और ग्लूकोज मस्तिष्क को प्रदान करते रहना ताकि हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करता रहे। मस्तिष्क के अपशिष्ट को ठीक करना या समाप्त करना। पीएच वैल्यू क्या होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का? 7.33 से 7.40। अब बात मानव मस्तिष्क की करें तो मानव मस्तिष्क अत्यंत संवेदनशील अंग है और ये सेंटर है, सेंट्रल कंट्रोलर है, ठीक है? और यह लाखों न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें मैक्सिमम फैट होता है 60% के बराबर। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है? मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य है सभी अंगों का नियंत्रण करना, इसलिए सेंट्रल कंट्रोलर भी इसे कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में सोडियम, जिंक, कैल्शियम और आयरन मुख्य खनिज होते हैं और ये इसके एक्टिवनेस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क में पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है क्योंकि इसमें 10% ही केवल ग्लियल सेल होती हैं, बाकी सभी न्यूरॉन सेल होती हैं। न्यूरॉन सेल में पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है। मस्तिष्क के विभिन्न भाग की बात करें तो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यहाँ पर देखें कि ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क जिसे कहते हैं, इसका पार्ट है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ओल्फैक्ट लोब। तो इसी प्रकार अगर इस फिगर में देखें तो फोर ब्रेन ये होता है। फोर ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर ओल्फैक्टरी लोब है, हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर थैलेमस है और फिर
सेरेब्रम है। ठीक है, आगे देखें तो जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में सेरेब्रल पेंडिकस है और कार्पोरा क्वाड्रिलेटरमेंजा है। इसके बाद पश्च मस्तिष्क है, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर पोन्स। नेक्स्ट देखें कि मानव मस्तिष्क के बारे में सेरेब्रम के लोब यहाँ पर दिखाया गया है कि सेरेब्रम के 4 लोब हैं। ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरिंटल लोब और फ्रंटल लोब। ये सभी सेरेब्रम के पार्ट हैं जो कि 4 लोब में विभाजित हैं। तो इन्हीं 4 ब्रेन का अलग-अलग कार्य है कि जो फ्रंटल लोब है वो स्मृति, बुद्धिमत्ता और अच्छे विचार के लिए जाने जाते हैं और कार्यरत हैं। पेरिंटल लोब जो है ये स्वाद, स्पर्श, ताप और दर्द के लिए जिम्मेदार हैं। टेम्पोरल लोब जो है सुनने की क्षमता और सूंघने की शक्ति के लिए जिम्मेदार हैं और ऑसिपिटल लोब लोब जो है आंखों से देखने के लिए जिम्मेदार है। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को और पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है ऑल एंडोक्राइन जो कि उत्सर्जन तंत्र को। यानी हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये भी इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करता है उत्सर्जन तंत्र पे, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंट्रोल पीयूष ग्रंथि पे है और पीयूष ग्रंथि डायरेक्ट कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम पर। इसके बाद देखें तो हाइपोथैलेमस के कार्य मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन वाटर बैलेंस, रिस्पॉन्स फॉर लव एंड हेट, रिस्पॉन्स फॉर सेक्स ड्राइव एंड लिबिडो, रिस्पॉन्स फॉर मूड, रिस्पॉन्स फॉर हंगर एंड थ्रस्ट और रिस्पॉन्स फॉर बीपी, पसीना और नींद चक्र। ठीक है, इत्यादि सभी के लिए हाइपोथैलेमस का ही काम है। ओल्फैक्टरी लोब की बात करें तो अग्र मस्तिष्क का यह हिस्सा सूंघने के लिए जिम्मेदार होता है। मनुष्यों में इसका विकास जानवरों की तुलना में कम होता है। डॉग एंड डॉग फिश यानी शार्क जिसे कहते हैं, उसके पास सूंघने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है। लिम्बिक तंत्र जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है और इसे भावनात्मक ब्रेन भी कहा जाता है। लिम्बिक तंत्र की बात करें तो हिप्पोकैम्पस है और एमाई गडाला है। हिप्पोकैम्पस में बात करें तो हिप्पो जानवर के आकार का होता है और इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में यह बदलने का काम करता है हिप्पोकैम्पस। इसे मस्तिष्क का जीपीएस तंत्र भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि मस्तिष्क का जीपीएस तंत्र कौन है? हिप्पोकैम्पस, अस्थायी याददाश्त के लिए। ठीक है। इसके बाद एमाइगडाला जो है ये भावना का केंद्र है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करता है, डर और उत्तेजना के लिए भी ये जिम्मेदार है। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो यह देखने और सुनने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्टिक लोब भी इसी में स्थित है, जो कि देखने के लिए जिम्मेदार है। सीरेबेलम जो कि मस्तिष्क का सेकंड लार्जेस्ट भाग है, ट्री आकृति के कारण इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसे छोटा मस्तिष्क, सब ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, लिटिल ब्रेन कहा जाता है। सेरेबेलम आंतरिक कान के साथ मिलकर शरीर के नियंत्रण प्रदान करता है, जैसे दौड़ना, तैराकी, चलते समय मोबाइल चलाना, नाचना, आँख मारना इत्यादि सभी सेरेबेलम का ही कंट्रोल पे निर्भर करता है। इसके बाद सेरेबेलम नई चीज़ों को सीखने का भी केंद्र है। यह मस्तिष्क को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। इसके बाद बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा की, तो यह मानव मस्तिष्क का अंतिम भाग है और यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है। यह अनैच्छिक अंगों पर नियंत्रण भी प्रदान करता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे हृदय की जो बीट है वो, रेस्पिरेशन रेट, डाइजेस्टिव वर्क, किडनी फंक्शन, उल्टी, कफ, खाँसी, हिचकी, आँख फड़फड़ाना या फिर छींकना इत्यादि सभी कार्य। कोमा के दौरान मेडुला ऑब्लोंगेटा के सभी कार्य स्पाइनल कॉर्ड, जो कोमा में आदमी चला जाता है उसके बाद उस समय जो जितने भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के कार्य हैं सभी स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। हैं? इसके बाद मिडिल हिंड ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, पोन्स जिसे कहते हैं, यह तीसरा पार्ट है। यह ब्रेन के सभी भागों को जोड़ता है, श्वसन लय को नियंत्रित करता है, सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है और पीनियल ग्रंथि को भी बायोलॉजिकल वॉच ऑफ बॉडी कहा जाता है। ठीक है? और ये सॉरी स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो मेरुरज्जु हमारे पीठ की हड्डी में मौजूद होती हैं और यह खोखली रस्सी-नुमा संरचना होती हैं, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक जो पीठ की हड्डी होती है खोखली इसी में स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। इसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होता है और व्यास 1 से 2 सेंटीमीटर। खोखली संरचना को सेंट्रल कैनाल कहा जाता है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें भी भरा रहता है ताकि शॉक को बचा सके। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की परास जो है सर्वाइकल से लेकर लंबर तक होती है। यहाँ सर्वाइकल है, ये वाला सर्वाइकल गर्दन से और यहाँ पर लंबर हो जाता है, यहाँ तक। सर्वाइकल से लेकर लंबर तक कौन-कौन? सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर, ये तीनों होते हैं। यहाँ से वहाँ तक होती है, ठीक है? रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, क्या होती है रिफ्लेक्स एक्शन? मस्तिष्क तक सिग्नल भेजना रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य है, जिससे तात्कालिक और तीव्र 120 से 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होता है। मार्शल हॉल ने इस क्रिया को मापा था, कि इसकी स्पीड कितनी होती है। निम्न उदाहरण प्रत्यावर्ती क्रिया के उदाहरण हैं, जैसे प्रिय खाद्य वस्तु देखकर मुँह में पानी आना या फिर साँप देखकर पीछे हटना, डर जाने पर काँपने लगना और आग से जलने पर तत्काल हाथ पीछे खींचना इत्यादि सभी प्रत्यावर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, सीएनएस के बाद पीएनएस। तो पीएनएस की बात करें तो यह जो है
पीएनएस में कनेक्शन का कार्य करता है। जो पीएनएस होता है यह कनेक्शन का कार्य करता है किससे? इनपुट ऑर्गन को सीएनएस से। तो कौन-कौन पीएनएस के अंतर्गत शामिल है? पीएनएस के अंतर्गत 2 शामिल हैं, एक क्रेनियल नर्व और एक फिर स्पाइनल। क्रेनियल और फिर स्पाइनल। तो क्रेनियल में कितने जोड़ी होते हैं? तो इसमें 12 जोड़ी। 12 जोड़ी यानी 24 और स्पाइनल में 31 जोड़ी, 31 जोड़ी यानी 62। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 84 यानी 42 जोड़ी कुल ये पीएनएस होते हैं, ठीक है? 42 जोड़ी या फिर 84 पीएनएस होते हैं, ठीक है? अब क्रेनियल नर्व में कौन-कौन होते हैं? 12 जोड़ी। तो ओल्फैक्टरी नर्व जो कि गंध के लिए ज़िम्मेदार हैं, ऑप्टिक जो कि देखने के लिए हैं, ओकुलोमोटर जो कि आँख को घुमाने और पलक झपकाने के लिए हैं, ट्रोक्लियर जो कि आँख को ऊपर-नीचे करने के लिए और ट्राइगेमिनल जो है वो चेहरे की संवेदना के लिए, फेशियल चेहरे पर एक्सप्रेशन के लिए, वेस्टिबुलर सुनने और नियंत्रण के लिए जो कि शरीर को नियंत्रण के लिए वेस्टिबुलर और वेगस जो है पाचन और हृदय गति नियंत्रण, हाइपोग्लोसल जो है जिह्वा के संचालन के लिए, एक्सेसरी गर्दन और कंधे का संचालन और ग्लॉसोफेरिनियल जो है जिह्वा के टेस्ट हेतु और एब्डुसेंस जो है आई के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं अगर स्पाइनल नर्व की बात करें जो 31 जोड़ी होती हैं, ये किसको कनेक्ट करती हैं? ये इनपुट ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड को और वही जो क्रेनियल होती हैं वो क्या करती हैं? वो ब्रेन से सीधे कनेक्ट करती हैं। ठीक है? ये 31 जोड़ी होती हैं, कुल 62 हो, ठीक है? इसके बाद एएनएस में बात करें तो एएनएस अनैच्छिक क्रिया ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त होता है, तो अनैच्छिक कार्य को कनेक्ट करता है ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे हार्ट रेट, श्वसन दर, पाचन कार्य, ब्रीथ का कार्य जो है, ये सभी को कनेक्ट करता है किससे? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। आंतरिक या फिर अनैच्छिक अंगों या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच न्यूरो कनेक्शन ही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जोड़ता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सिम्पैथेटिक और फिर पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक जो है श्वसन दर और हृदय गति को बढ़ा देती है, यह शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसके प्रभाव से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह डाइजेशन को कम करती हैं और मांसपेशियाँ को संकुचित करने का काम करती हैं। इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक जो है, यह श्वसन दर और हृदय गति को सामान्य करती हैं। यह बॉडी एक्टिविटी को मैनेज करती हैं और रोंगटे को नॉर्मल करती हैं और पाचन को बढ़ाती हैं, मांसपेशियों को फैलाती हैं। यानी सिम्पैथेटिक का उल्टा पैरासिम्पैथेटिक है। जब ये अपना कार्य कर लेती हैं, तो उसको नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक आती हैं। अब ब्रेन रिलेटेड कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे एपिलेप्सी है, जिसे मिर्गी कहते हैं। यह गैर संचारक बीमारी है, जिसमें प्रत्येक उम्र के व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं और इसमें असामान्य विद्युत विभव का उत्पादन होता है। यानी बहुत कभी इस प्रकार कभी एकदम स्लो। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उत्पादन होने लगता है। जैसे इसका कारण है कि मस्तिष्क में कभी चोट लगता हो, आघात पड़ा हो, ब्रेन ट्यूमर हो या फिर बर्थ डिफ़िकल्टी है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, उससे भी ये बीमारी होती है। इसके बाद इसका लक्षण है कि दौरा आने लगता है, अस्थायी भ्रम होने लगता है, मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है, अनियंत्रित झटके आने लगते हैं। इसके बाद पार्किंसंस है, ओल्ड एज प्रॉब्लम है, जो कि मुख्य तौर पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की समस्या है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर मैटर जो डोपामाइन लेवल घट जाता है, इससे नर्व सेल की एक्टिविटी कम हो जाती है। मांसपेशियों में कड़ापन, अनावश्यक कमर से झुकना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, भोजन ग्रहण में समस्या इत्यादि सभी इसका कारण है। इसके बाद अल्जाइमर एक रोग है, जो कि वो भी एक ओल्ड एज्ड प्रॉब्लम है। इस बीमारी में हमारी याददाश्त खराब हो जाती है और मानसिक कार्य बाधित हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण जो प्रोटीन टाउ है, उसका अत्यधिक निर्माण हो जाना होता है और लक्षण जो है, बच्चों जैसा आदमी व्यवहार करने लगता है, बूढ़ा हो फिर भी। मेमोरी लॉस हो जाता है और सक्रियता और सामाजिकता में कमी हो जाती है। सडन हैप्पी और सडन सैड जैसी बीमारी मतलब समस्या होने लगता है और मेनिंजाइटिस जो है, एक नया बीमारी जो कि जीवाणुओं का संक्रमण होता है, जिससे मेनिंजेस झिल्ली संक्रमित हो जाती है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेनिंजेस झिल्ली में सूजन हो जाता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसी के मेनिंजेस झिल्ली के अंदर होता है। तो इस वायरस और फंगस भी इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसका लक्षण है कि अचानक तेज बुखार, मांसपेशियों में कड़ापन, तीव्र सर दर्द और प्रकाश के प्रति संवेदना। ठीक है? तो बस हमारा बायोलॉजी का पार्ट 5 जो है, ये कंप्लीट होता है और लगभग एक पार्ट और आएगा जो कि बायोलॉजी को पूर्ण करने के लिए काफ़ी है। तो हमारा ये प्रयास बायोलॉजी पूरी तरह से समाप्त करने का कैसा रहा? आप वीडियो अगर पूरी तरह से देखे हैं, 5वीं अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले पार्ट 4 तक देखकर पूरे कंप्लीट तौर पे समझ लें। इसके बाद ये देखें तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई इंटरलिंकिंग है, सब अलग-अलग हैं, ऑटोनोमस हैं। अगर पसंद लगे ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, धन्यवाद।